मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो। लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले, कालकूट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाले। जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले, और तेरी आस लगा बैठे हैं पाप आकर खोने वाले। लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले। ग्लोबल गांव के देवता, जब मैं उसको पढ़ती हूँ ना तो मुझे ये पंक्तियाँ याद आती हैं। ग्लोबल गांव के देवता, जैसा कि आपने बताया कि ये उपन्यास है रणेंद्र का लिखा हुआ। बेटा उपन्यास, विद्वानों ने उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा है, क्योंकि आज की युग चेतना इतनी जटिल और असाधारण है कि इसे साहित्य के किसी अन्य रूप में इतने आकर्षक और इतने सहज रूप में उतारा ही नहीं जा सकता। एक उपन्यास ही एक ऐसी विधा है जिसमें हमारे आज के जीवन को पूरी संभावना और पूरी सजीवता के साथ उपस्थित किया जा सकता है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के शब्दों में मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। आज उपन्यास सामाजिक अस्मिता के अन्वेषण का माध्यम बन गया है। हम ग्लोबल गांव के देवता को पढ़ रहे हैं तब हम असुर जातियों के इतिहास को जान पाए हैं, खोज पाए हैं, क्योंकि विमर्शों पर केंद्रित साहित्य रचने वाले साहित्यकारों ने उपन्यास के बुनियादी आधार के जो नए कारक हैं, उन नए कारकों से इस उपन्यास को जोड़ने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से 3 प्रकार का कथा साहित्य लिखा जा रहा है। 3 विमर्शों से संबंधित कथा साहित्य लिखा जा रहा है। एक है स्त्री, दूसरा है दलित और तीसरा है आदिवासी। आदिवासी अस्मिता के संकट के कारण आज पूरे समाज का जो परिदृश्य है बदल गया है। आप देख रहे हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी जनजाति का ही प्रतिनिधित्व कर रही है, और इस बदलते हुए परिदृश्य को हिंदी साहित्यकारों ने बखूबी समझा। वो राष्ट्रपति तो आज बनी है, लेकिन राज्यपाल पहले रह चुकी है, बड़े अच्छे पदों पर रह चुकी है और बहुत ही सामाजिक कार्य कर चुकी है, और अपने लेखन में इन आदिवासी जनजातियों को इन उपन्यासकारों ने, इन कथाकारों ने प्रमुख जगह दी। इसी क्रम में रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता, जो सन 2009 में प्रकाशित हुआ, बहुत ही उल्लेखनीय है। मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो ये उपन्यास झारखंड की जो असुर जनजाति है उसके संघर्षों का कच्चा चिट्ठा एक बयान हमारे सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन यदि बारीकी से इस उपन्यास का अध्ययन किया जाए तो समझ में आता है कि ये उपन्यास उस पूरे समुदाय की संघर्ष की गाथा है जिसे तथाकथित उपभोक्तावादी ग्लोबलाइज्ड जो कल्चर है और लोकतांत्रिक जो आधुनिकता है वो लीलने के लिए तैयार बैठी और लील चुकी है, निगल चुकी है। ये उस समस्या को ये उपन्यास एक वैश्विक आयाम देता है। उनका मानना है कि अनेक भागों में फैले हुए आदिवासी, चाहे वो अमेरिका के हों या वो अफ्रीका के हों, उनका संघर्ष झारखंड के इन असुरों के संघर्ष से कुछ अलग नहीं है। जल, जंगल और ज़मीन इन आदिवासी जीवन का मूलाधार रहे हैं। उनका उजड़ना, जंगलों का उजड़ जाना, नदियों का बिक जाना, ये सब आदिवासी समाज की संस्कृति और उनकी जातीय अस्मिता का उजड़ना है। किसी भी समुदाय या जाति के लोगों की गहरी सांस्कृतिक क्षति है यदि उनकी संस्कृति खत्म हो जाए, क्योंकि उनके साथ विश्व की पूरी एक दृष्टि जुड़ी होती है। अतः रणेंद्र ने इस उपन्यास के माध्यम से ग्लोबल देवताओं द्वारा किए जा रहे इन जो आदिवासी जनजातियां हैं उनके शोषण के खिलाफ एक ग्लोबल संघर्ष करने की सफल कोशिश इस उपन्यास के माध्यम से की है। आप सबको मालूम है कि पिछली क्लास में मैंने आपको ग्लोबल गांव के देवता इस उपन्यास से संबंधित कुछ कठिन शब्द और इनके पात्रों से आपका परिचय कराया था, क्योंकि आपने कहा था कि मैडम हमको इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही। मैंने आपको बताया था भाषा कैसे समझ में आएगी, क्योंकि वो स्थानीय भाषा है। लेखक ने इन असुर पात्रों से उसी आसुरी भाषा को से बुलवाया जो वहाँ की भाषा है। अब वो भाषा आप जानते नहीं हैं, तो मैंने उसमें आपको वो कठिन शब्द बताए, पात्रों से परिचय करवाया, और उस वहाँ का जो भौगोलिक जीवन है, जो वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, उससे मैंने आपको परिचित करवाया था। आज के क्लास में मैं आपको और थोड़ा आगे लेके चलती हूँ। आज की क्लास में मैं क्या करूँगी आपको कि जो ग्लोबल गांव के देवता जो अपना उपन्यास है, इस उपन्यास की पूरी कथा वस्तु को, इसमें जो भी घटनाएं हैं
मतलब जिस क्रम से लेखक ने इस उपन्यास में घटनाओं का ब्यौरा हमें दिया है, वो पूरी घटना एक एक करके मैं आपको आपकी भाषा में ही समझाऊंगी। आप देखेंगे कि रणेंद्र ने कितनी कुशलता के साथ एक घटना से दूसरी घटना, दूसरी घटना से तीसरी घटना, मतलब क्या क्रमबद्धता है, क्या तादम्यता है इस उपन्यास में, कि केवल 100 पेजेस की ये नॉवेल है और उसमें उन्होंने इतने बड़े संघर्ष को इतनी सार्थकता के साथ हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। तो मैं आपको इसकी ग्लोबल गांव के देवता के उपन्यास की सारांश अब आपकी भाषा में आपको सुनाने जा रही हूँ। एक एक घटना आपको बताती जाऊंगी और उस घटना के बारे में आप समझते जाएंगे। सबसे पहली घटना जहाँ से ये उपन्यास शुरू होता है वो है कि जो कथावाचक है, जिसके माध्यम से रणेंद्र उस असुर जाति के संघर्ष की कथा हमारे सामने रख रहे हैं, इस उपन्यास के रूप में, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के रूप में हमारे सामने रख रहे हैं, उस कथावाचक की नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी। उसको एक स्कूल में विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र मिला है और वे नियुक्ति पत्र देख के कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं, क्योंकि हंसने का कारण तो यह है कि नौकरी मिल चुकी है और रोने का कारण यह है कि उनकी जो पोस्टिंग हुई है वो उनके शहर से, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर बरवे एक ज़िला है, उसका कोयल बीघा एक अंचल है, उसके बोहरा घाट एक गांव है। उस बोहरा घाट के जो जनजाति लड़कियों के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल खोला गया है, उस पीटीजी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में उनको नौकरी मिली है, जहाँ वो जाना नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत पिछड़ा और आदिवासी जनजातियों का इलाका है। काफ़ी कोशिश करते हैं वो, उनके पिताजी और उनके एक चाचा हैं मिलकर एक विधायक से बात करते हैं कि कैसे भी बच्चे की पोस्टिंग कहीं अच्छी जगह हो जाए। तो विधायक जी पूरा आश्वासन भी देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, कितनी चिकनी चुपड़ी वो बात कर पाते हैं। वही रामाधार बाबू कहते हैं कि आप तो निश्चिंत होकर जाओ और बचवा का पोस्टिंग अच्छी जगह हो जाएगी। लेकिन 30 जून आ जाती है और बचवा की पोस्टिंग नहीं आती, तो मास्टर जी को मजबूरी में बोहरा घाट जाना पड़ता है। और जब वो बोहरा घाट जाते हैं तो वो अपनी वहाँ की जो यात्रा है, जैसे वो बोहरा घाट पहुँचते हैं संघर्ष करते हुए, उन्होंने उसका वर्णन किया है कि किस तरीके से एक बॉक्साइट के ट्रक पर लगकर वो बोहरा घाट पहुँचते हैं और कैसे चारों तरफ उन्होंने देखा है कि बड़े बड़े गड्ढे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे धरती माता के चेहरे पे चेचक के गड्ढे हों और उनमें गंदा पानी भरा हुआ है, यानी कि कंपनियों ने वहाँ से बॉक्साइट तो निकाल लिया है और गड्ढों को बिना भरा हुआ छोड़ दिया है। चारों तरफ ओसर है, बहुत पिछड़ा इलाका है। मास्टर जी को बहुत मन में घबराहट सी और डर सा लग रहा है और वो जैसे तैसे जब स्कूल पहुँचते हैं तो स्कूल परिसर में जाके उनकी आशाओं पे और भी तुषारपात हो जाता है। वो देखते हैं जो स्कूल है उसकी बड़ी खस्ता हालत है, उसकी बिल्डिंग बड़ी टूटी फूटी और जर्जर अवस्था में है। वहाँ जो क्वार्टर है, स्टाफ क्वार्टर है, वो जैसे कभी किसी ने खोले ही नहीं है, कभी काम ही नहीं आए, बड़े धूल धक्कड़ जाले वाले लगे हुए हैं। स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन अब क्या है, नौकरी करनी है। तो मास्टर जी वहाँ जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर एक प्रिंसिपल मैडम है, 2 लेडी टीचर हैं, एक रानी बाबू हैं और एक एतवारी प्यून हैं जो वहीं रेजिडेंशियल स्कूल में ही एक क्वार्टर में रहती है। उसका एक पति है गंदूर, उसके 2 बच्चे हैं, उनके साथ रह रही है। अब चूँकि मास्टर जी वहाँ पहुँचे हैं तो जो एतवारी है वो वहाँ के सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर एक क्वार्टर की स्थिति थोड़ी सही कर देती है मास्टर जी के रहने के लिए। मास्टर जी वहाँ पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उनका मन विधायक जी के घर पे पड़ा हुआ है कि जैसे तैसे 3 बजते हैं और वो रानी बाबू के साथ सखुआ पाट पहुँचते हैं, जो पास का एक गाँव है, और वहाँ जाकर वो फ़ोन पर बात करते हैं कि मेरी पोस्टिंग का क्या हुआ, क्योंकि उनका यहाँ मन रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये जो और जो शब्द वगैरह आएंगे वो सब मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ और ये जो दूसरी क्लास है वो उसी की ही एक अगली कड़ी है ना। इसलिए इसमें मैं केवल आपको घटनाओं के बारे में बताऊँगी, यहाँ शब्दार्थ या पात्रों का परिचय नहीं दूंगी, वो मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। तो जब वहाँ जाते हैं और फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके लेकिन कोई रिजल्ट उनके हाथ में नहीं आता है। इसी तरीके से 7-8 दिन उनके गुजर जाते हैं। जो गंदूर है उसके साथ वो झरने पे नहाने जाते हैं। गंदूर बड़ा चुप्पा है, बिल्कुल भी बात नहीं करता है। मास्टर जी का जीव बहुत उबा हुआ है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, घबरा रहा है। वो यहाँ से ऐसे भाग जाना चाहते हैं जैसे कोई जानवर खूंटा छुड़ा के भाग जाना चाहता है।
कि अचानक एक दिन क्या होता है कि मास्टर जी नहा कर आए होते हैं, अपने कमरे में कपड़े बदल रहे होते हैं कि एक व्यक्ति उनके कमरे में घायल अवस्था में आके घुसता है। एकदम मास्टर जी उसको देखकर चकरा जाते हैं कि ये कौन है, क्या है भाई, अनजान व्यक्ति है और उसके चेहरे से पूरा खून बह रहा है, सिर से खून बह रहा है, पूरा चेहरा खून में नहाया हुआ है। तो वो पूछे क्या, क्यों, कैसे। इतने में एतवारी आती है और वो उनको देख के पहचान जाती है, करे ये तो हमारे जो नवा अम्बा टोली है उसके जो प्रधान हैं बैगा बाबा, उनके बड़े बेटे लालचंद असुर है। क्या हुआ, जब सारी बातचीत होती है, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि कैसे लालचंद का खून रोका जाए। तो एतवारी एक कपड़े को जला के और खून रोकने का प्रयास करती है। मास्टर जी भी फिटकरी वगैरह निकाल के उनका खून रोकने का प्रयास करते हैं। इतने में गंदूर आता है, वो देखता है और जब देखता है कि लालचंद घायल है तो वो अपनी साइकिल, कुछ बात करते हैं वो अपनी आसुरी भाषा में, और अपनी साइकिल को वहीं छोड़कर कि मास्टर जी लालचंद जी को साइकिल पर बिठा के और नीचे सकुआ पार्ट में डॉक्टर राम कुमार के पास ले जाएंगे। और वो तो चला जाता है और मास्टर जी लालचंद जी को लेके और नीचे सकुआ पार्ट डॉक्टर राम कुमार के पास जाते हैं। बीच रास्ते में उनकी लालचंद जी से बात होती जाती है। मतलब मास्टर जी के दिमाग में एक बात आती है कि क्या नाम बताया है तिवारी ने, लालचंद असुर, ये असुर है। मैंने तो असुर सुना था कि असुर तो बड़े लंबे चौड़े काले कलूटे और बड़े बड़े दांत वाले और बड़े बड़े तीखे तीखे, जिनके नाखून होते हैं, उल्टे पैर होते हैं, बड़े भयानक होते हैं, मनुष्य का खून पीने वाले बड़े ये लोग होते हैं असुर। तो ये असुर है, इतना सुदर्शन व्यक्ति, इतना मतलब देखने में बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा सुंदर खूबसूरत लग रहा है। एकदम मास्टर जी चौंक जाते हैं कि मतलब उनकी क्या धारणा थी। उनको अपने आप पे शर्म आने लगती है कि यार हम असुरों को क्या समझते थे और असुर तो क्या है। और जब उन्हें मालूम पड़ता है एतवारी जिसके साथ मैं 7-8 दिन से रह रहा हूँ ये भी असुर है, मैंने तो कभी इसकी सूप जैसे बड़े बड़े नाखून नहीं देखे। तो उनको अपने आप पे शर्म आती है और वो अपनी धारणा बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। और यही उद्देश्य है, एक सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है रणेंद्र का इस उपन्यास को लिखने का, वो ये उद्देश्य है कि एक आम व्यक्ति की, एक जो मुख्य धारा में रह रहे व्यक्ति हैं, उनके मन में इन असुरों के प्रति, इन जो आदिवासी जनजाति हैं, इनके प्रति जो धारणा है ना कि ये पिछड़े हैं, इनकी ये मतलब असंस्कृत हैं, इनकी संस्कृति अच्छी नहीं है, ये राक्षस जाति के दानवी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये आदमखोर हैं, ये सारी धारणाएं बदलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस उपन्यास को लिखा है और पहले ही 2-4 पेज में वो हमारी धारणा को बदलने में मजबूर हो मजबूर नहीं, मतलब कोशिश इनकी सफल हो जाती है। अब मास्टर जी लालचंद जी को लेके डॉक्टर राम कुमार के उसमें क्लिनिक में पहुंचते हैं। वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो सकुआ पार्ट में अपनी एक क्लिनिक खोले हुए हैं और सारे जो आसपास के इलाज वगैरह होते हैं वो वही करते हैं। इसी बीच में मास्टर जी को एक दूसरी चौंकाने वाली बात और मालूम पड़ती है और वो है मूड़ी कटवा की बात। वो कहते हैं कि लालचंद घायल कैसे हुए कि एक मूड़ी कटवा ने लालचंद पे आक्रमण कर दिया। अब ये मूड़ी कटवा क्या होता है? तो वो कहते हैं मास्टर, वो जो लालचंद जी होते हैं वो कहते हैं कि मास्टर जी आप नहीं समझोगे, आप जब यहाँ रहोगे ना तब समझोगे। एक्चुअली ये मूड़ी कटवा वो लोग होते हैं कि यहाँ पर एक विश्वास है, धारणा है लोगों की कि यदि आदमी के खून में बिचड़ा सान कर यदि बोया जाए, बीज बोया जाए तो फसल बहुत अच्छी होती है। इसलिए कुछ लोग होते हैं वो ऐसे आदमियों की तलाश में होते हैं जिनको मार के उनके खून में ये बिचड़ा किया जाए। तो मास्टर जी एकदम घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या ये मतलब हम तो ऐसे वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं और ये धारणा यहाँ अभी भी हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है इस वाली बात को देखकर। वो बताते हैं कि ये मूड़ी कटवा यहाँ पर मतलब मिलते हैं और एक तो गांव है पूरा जिसका नाम ही कटिया गांव है। और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ भी एक ऐसा व्यक्ति है बुद्ध सिंह जो मूड़ी कटवा है, लेकिन ये मूड़ी कटवा की खास बात यह है कि ये अपने जान पहचान अपने इलाके में ये वारदात नहीं करते हैं। ये अनजानी जगह जाते हैं और अनजानी जगह जाके अनजान व्यक्ति का शिकार करके लाते हैं और बलि के नाम पे, उसको कहते हैं आदमी को पूजने का चलन, बलि के नाम पर देवी को चढ़ा देते हैं और उस खून से बीज सान के और फिर ये अपनी फसल बोते हैं। तो उनको बड़ा मतलब वो कहते हैं बड़ी मेरी चौंकने की बारी थी कि मैं कैसी जगह आ गया हूँ। एक तो वैसे ही मास्टर जी बहुत परेशान हो, ऊपर से जब उनके सामने ये दो चीज़ आती हैं तो वो और ज़्यादा घबरा से जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं मास्टर जी यहाँ पर मौत बहुत आसान है लेकिन जीना बहुत कठिन है। यहाँ कोई रोज़गार के अवसर भी नहीं है लोगों के पास, जंगल उजड़ते जा रहे हैं, जल खत्म होता जा रहा है, यहाँ की औरतों की ज़िंदगी जल और जलावन इकट्ठा करते करते बीत जाती है। और चूँकि ज़मीन नहीं है तो खेती नहीं है, मुश्किल से 2 फसलें होती हैं, खरीफ में थोड़ा सा धान और मक्का हो जाता है, रबी में थोड़ा सरगुजा वगैरह हो जाता है। तो यहाँ रोज़गार नहीं है। तो यहाँ के जो युवा लोग हैं वो इस जगह को छोड़ छोड़ के
और आसपास के शहरों में चले जाते हैं, आसाम, भूटान, बंगाल चले जाते हैं और वहाँ पर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं ये लोग। और आप देख रहे हैं ना, आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ की जो ज़मीन है वो उजाड़ बना दी है इन लोगों ने। खेती करें कहाँ, क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ बॉक्साइट निकल आया है। तो बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं वो राष्ट्रीय राज्यों से मिलकर उन्होंने यहाँ पर खनन का काम शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, शिंडाल्को कंपनी का नाम आता है कि यहाँ खनन हो रहा है और ये बॉक्साइट निकाल लेते हैं और गड्ढे यहीं खुले छोड़ देते हैं, उनमें पानी भर जाता है बरसात का, मच्छर होते हैं, सेरेब्रल मलेरिया, महामारियाँ फैल जाती हैं और सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। जबकि सरकार ने पहले इन कंपनियों से एक समझौता यही किया था कि किसी भी तरीके से जो ये बॉक्साइट निकालेंगे तो इन गड्ढों को भरेंगे और अपने जो लाभांश का एक बड़ा हिस्सा इन लोगों के विकास पे खर्च करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया। तो उन्हें बड़ी गुस्सा आ रही है कि सरकार भी है ना मटिया रही है। तो इस बात पे जो मास्टर जी हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, सरकार को क्यों दोष दे रहे हो, सरकार तो आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। देखिए ना, सरकार ने आपके यहाँ स्कूल खोला है, मेरी यहाँ नियुक्ति करी है, तो सरकार तो स्कूल खोल रही है, तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तब डॉक्टर साहब कहते हैं अरे मास्टर जी, असल के स्कूल और फुसलावन स्कूल में बड़ा अंतर है। यदि आपको असल का ही स्कूल देखना है तो आप पाथर पाट का स्कूल देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि स्कूल क्या होते हैं। और एक ये स्कूल है, मतलब जो लेखक है हमारे रणेंद्र, वो एक किस तरीके से कथा को आगे लेके जा रहे हैं, बात में से बात निकालते जा रहे हैं। जब पाथर पाट स्कूल की बात आती है तो मास्टर जी बड़े जिज्ञासु हो जाते हैं, क्योंकि उनको पाथर पाट स्कूल का नाम मालूम था। बचपन में उन्होंने भी उसी स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन मास्टर जी का वहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ था। तो वो उनका ड्रीम स्कूल है पाथर पाट स्कूल। वो उस स्कूल को देखने के लिए उतावले हैं, उनके मन में इच्छा है कि मैं कम से कम उस स्कूल को देखूँ। जब उनकी ये इच्छा होती है तो डॉक्टर राम कुमार कहते हैं कि हाँ, वो स्कूल आपको जो रुमझुम है वो दिखा देंगे। बताते हैं रुमझुम में एक पढ़ा लिखा नवयुवक है, असुर जाति का ही है, उसने ग्रेजुएट किया है संस्कृत से, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो पाथर पाट स्कूल से बड़ा प्यार करते हैं, दीवानों की तरह वो कई बार वहाँ चले जाते हैं और पाथर पाट स्कूल को घूरते रहते हैं, क्योंकि रुमझुम की बड़ी इच्छा है कि वो पाथर पाट स्कूल में पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन कम से कम आज वो इस योग्य हैं कि एक शिक्षक के रूप में वो वहाँ पढ़ा सकते हैं। और रुमझुम एक बहुत अच्छा शिक्षक है, हम आगे आके देखते हैं कि वो ललिता को बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं और वो इसी स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं निःशुल्क भाव से, तो बड़े अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो उनकी बड़ी इच्छा है कि मैं पाथर पाट स्कूल में शिक्षक बनूं, लेकिन चूँकि वो पिछड़े हैं, जनजाति के हैं, अधिकार विहीन हैं, सत्ताधारी लोगों से दूर हैं, इसलिए उनको उस स्कूल में नौकरी नहीं मिल पाती है। तो वो बड़े निराश हैं। तो डॉक्टर राम कुमार कह रहे हैं कि रुमझुम कल आएंगे, कल संडे है, तुम रुमझुम के साथ चले जाना और पाथर पाट स्कूल को देख के आना, तो तुमको मालूम पड़ेगा स्कूल क्या होता है। जो कथावाचक हमारे मास्टर जी हैं उनको तो उस स्कूल देखने की बड़ी जिज्ञासा है। तो दूसरे दिन वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। जनरली वो संडे के दिन कह रहे हैं कि मेरी दिनचर्या बड़ी आलस वही हुई रहती है, लेकिन उस दिन मैं जल्दी उठ गया और जल्दी से नहा धो के नाश्ता वाश्ता करके तैयार बैठ गया कि भाई रुमझुम आएंगे और मैं स्कूल देखने के लिए जाऊँगा। लेकिन रुमझुम को किसी कारणवश देर हो जाती है। तुम्हारी समझाती है कि रुमझुम आते ही होंगे, क्योंकि यहाँ का रास्ता इतना आसान नहीं है, ना जाने कितनी तराइयाँ, कोई पाट पार करके यहाँ आना पड़ा होगा, तो आने वाले होंगे। 10 साढ़े 10 बजे रुमझुम वहाँ आते हैं और उनसे रुमझुम की दोस्ती हो जाती है मास्टर जी की, क्योंकि उनको देखते ही रुमझुम बड़ा अच्छा लगता है। रुमझुम सांवले कलर का, घुंघराले बाल, घुंघराली दाढ़ी, बड़ा हंसमुख सा अच्छा सा नवयुवक लगता है। वो उन्हीं की से उम्र का है। मास्टर जी को लगता है कि भाई चलो मेरा यहाँ मन लग जाएगा, क्योंकि तो डॉक्टर राम कुमार तो उनको बड़ी हिम्मत मिलती है। वो उनसे 4-5 साल बड़े ही हैं। लगता है कि हाँ भाई कोई समझदार व्यक्ति है। एक रुमझुम को देखते हैं तो उनको थोड़ा सा लगता है कि कोई मेरे को मेरा साथी मिल गया है। तो रुमझुम से उनका मतलब पहली नज़र में उनसा एक दोस्ताना सा वो फील करते हैं और रुमझुम उनको लेकर पाथर पाट स्कूल की तरफ लेके जाते हैं। पाथर पाट मोड़ की तरफ वो जब जा रहे होते हैं तो वहाँ की जो परिवहन व्यवस्था की जो अस्त व्यस्तता है, जो सड़कों के गड्ढे हैं, जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो वहाँ पर कोई परिवहन के साधन भी नहीं हैं, बॉक्साइट के ट्रक ही हैं जिनमें ही लदकर लोग आते हैं और उन्हीं में लदकर इधर से उधर जाते हैं या पैदल चलना पड़ता है उनको। तो वो सब समस्याएं यहाँ बताई हैं कि यहाँ किस तरीके से परिवहन की ज़बरदस्त समस्या है। रुमझुम उनको ऐसे ही एक ट्रक पे बिठा के ले जाता है और फिर बाद में वो पैदल ही आगे जाते हैं और पाथर पाट स्कूल पहुँचते हैं। रुमझुम उनको रास्ते में बहुत सारी बातें बताते हुए जाते हैं असुर जाति के बारे में। वो बताने जाते हैं कि ये सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया है, यहाँ हमारा बॉक्साइट आता है और एल्युमिनियम में ढल जाता है। देखिए सिल्वर सिटी
क्या इंद्रलोक सा है, चारों तरफ कितना डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, क्या चिकनी चिकनी सड़कें हैं, गोरी गोरी मैमें हैं, उनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्या पंच सितारी संस्कृति है, कितने सुख से रह रहे हैं ये लोग। और एक हमारी सामाजिक व्यवस्था है जो ना खाने का इंतज़ाम है ना पीने का इंतज़ाम है। यदि हमको भात भी मिल जाए तो उस दिन हमें ऐसा लगता है जैसे कोई त्यौहार है। हम मक्के का घट्टा पी पी के ही अपना जीवन बिताते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको वो अनाज भी नहीं मिलता, वो तो जंगल की जो जड़ें होती हैं, कंदमूल वगैरह होते हैं, उन्हीं को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो इस तरीके से वो वहाँ की जो आर्थिक विषमता है और जनजातियों की जो आर्थिक दुर्दशा है, जो सामाजिक विषमता है, उसकी जानकारी देते हुए रुमझुम मास्टर जी को कहते हैं कि सुर असुर का जो देवासुर संग्राम था उसके बारे में मैं भी बहुत चकराया हूँ। मतलब मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं देवासुर संग्राम के अंदर की बात जानूँ कि आखिर असुर क्यों हारे, देवों में ऐसी क्या खास बात थी कि वो जीतते रहे। इसीलिए मैंने संस्कृत ली और संस्कृत से ऑनर्स किया, क्योंकि जितने वेद और उपनिषद जो शास्त्र हैं वो संस्कृत में हैं, तो उनको पढ़ने के लिए मैं इस देवासुर संग्राम की पहेली को जानना चाहता था। तब मुझे मालूम पड़ा कि किस तरीके से जो असुर हैं वो कितने कल्चर्ड और संस्कृत लोग थे और किस तरीके से देवों ने उनको ज़बरदस्ती दानवी जामा पहनाकर उनका दानवीकरण करके उनको उनकी जगहों से खदेड़ दिया। रुमझुम कहते हैं कि ये पहेली बड़ी जटिल है, मैं किसी और दिन आपको ये सुर असुर संग्राम की पूरी पहेली आपको बताऊंगा। अभी पात्र पाठ स्कूल आ गया, अपन देखते हैं। और जैसे ही जो मास्टर जी हैं वो पात्र पाठ स्कूल को देखते हैं तो भौचक के से रह जाते हैं। क्या शानदार स्कूल है, बड़ा सा गेट के अंदर जाते हैं, जगह जगह सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ लगी हुई हैं और मतलब एक पंच सितारी स्कूल है वो। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हॉस्टल बने हुए हैं, बड़े लर्नेड स्कॉलर टीचर हैं वहाँ पर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी जिन्होंने ले रखी है। बहुत ही व्यवस्थित हॉस्टल हैं, हर हॉस्टल के टीचर को एक टीचर को उसका प्रभारी बना रखा है जो बच्चे की पूरी व्यक्तिगत रूप से उनकी जिम्मेदारी लेके, उत्तरदायित्व लेके उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कल्चर्ड करते हैं। केवल पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि बच्चों की अभिरुचियों को विकसित करने के लिए, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए वहाँ स्पोर्ट्स, कल्चरल, मतलब सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं। तो रुमझुम कहते हैं देखिए इसे कहते हैं असली स्कूल। मास्टर जी भी इस स्कूल को देख के समझ जाते हैं, अंतर उनको भी समझ में आ जाता है कि वास्तव में स्कूल क्या होता है। अब मास्टर जी का दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। 7-8 दिन बीत चुके हैं, गंदूर से उनकी थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो जाती है। अब गंदूर उससे थोड़ा बातचीत करने लगता है और जो स्कूल की टीचर्स वगैरह हैं उनसे भी उनकी बातचीत हो जाती है। रुमझुम उनको एक अच्छा दोस्त मिल ही गया है। तो मास्टर जी एक अच्छे इंसान हैं, उनके अंदर एक इंसानियत है। अब उनके अंदर एक उत्तरदायित्व की भावना जागती है। वो ये जागती है कि मेरी यहाँ पोस्टिंग तो हो ही गई है, मैं यहाँ टीचर तो हुई, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ की स्कूल की व्यवस्था को सुधारूँ। मतलब मैं टीचर हूँ तो केवल पढ़ाना ही मेरा काम नहीं है, टीचर जो व्यवस्था है टीचिंग की उन व्यवस्थाओं को संभालूँ। इस बात को लेके वो वहाँ के प्रिंसिपल जो मिंज मैडम हैं उनसे बात भी करते हैं और कई बार उनकी मिंज मैडम से इस बात में झड़प हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो बजट आता है स्कूल पे खर्च करने के लिए वो सब मिल मिलू के खा पी जाते हैं। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और मास्टर जी उस पर रोक लगाते हैं। मास्टर जी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो हॉस्टल की व्यवस्था भी सुधारते हैं, वहाँ की खाद्य व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं और स्कूल की स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी जो आश्चर्य की बात मास्टर जी को लगी वो ये लगी कि ये स्कूल जनजातियों की लड़कियों के लिए खोला गया है और यहाँ पर जो जनजाति की जो लड़कियाँ हैं वो केवल 10% भी नहीं है। बाकी आसपास के जो और दूसरे छोटे मोटे शहर और कस्बे हैं वहाँ की लड़कियाँ आती हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, जबकि ये स्कूल इस जो बस्ती है बस्ती की लड़कियों के लिए खोला गया। तो मिंज मैडम से बात करते हैं, मिंज मैडम झुंझला पड़ती हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कोई घर तो थोड़ी ले जाऊँगी लड़कियों को, आया तो मैं तो पढ़ा दूँगी, एडमिशन दे दूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि मतलब ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मास्टर जी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। लालचन और रुमझुम के साथ वो पूरी बस्ती में घूम घूम के लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, एजुकेशन का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि भैया स्कूल आपकी लड़कियों के लिए खोला गया है, अपनी लड़कियों को भेजो, पढ़ेंगी लिखेंगी तो जागरूक बनेंगी, अपने अधिकारों के प्रति मजबूत रहेंगी, उनका जीवन उनका करियर अच्छा रहेगा, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। और परिणाम ये अच्छा आता है कि बहुत सारी एडमिशन्स हो जाते हैं। लगभग 67 इसमें संख्या दी गई है कि 67 लड़कियों का यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। अब एडमिशन तो हो जाता है, अब समस्या ये आती है कि इनको पढ़ाए कौन, क्योंकि वहाँ पर केवल 2 टीचर हैं और जो वो 2 टीचर हैं वो भी शहर से आती हैं तो सुबह लेट आती हैं और
शाम को जल्दी चली जाती है। अब इन सारे बच्चों को कौन पढ़ाए वहाँ पर? तो मास्टर जी बड़ी अच्छी व्यवस्था करते हैं, रुमझुम से बात करते हैं, वो एतवारी से बात करते हैं, और आसपास के जो नवयुवक हैं उन लोगों से बात करते हैं, करानी बाबू वगैरह से बात करते हैं। कहते हैं सब जने पढ़ाओ, और जिसमें जो योग्यता है वो अपनी क्लास ले लो, जिसको वो समझता है कि इस क्लास को मैं अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊँगा वो उस क्लास को पढ़ाओ। इस तरीके से उस स्कूल की काफ़ी जो व्यवस्था है वो सुधर जाती है। मास्टर जी को बड़ा आत्मसंतोष होता है। मतलब ये भी एक तरीके से रणेंद्र ने हम टीचर्स को एक प्रेरणा दी है कि किस तरीके से कि हमें सरकार पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, कुछ हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है और शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना है। हमें भी हर बात पे सरकार के का मुंह नहीं ताकना है या उन्हीं को दोष नहीं देना है। यदि हम कुछ खुद भी करें तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आते हैं, और वो परिणाम अच्छे आए। मास्टर जी कहते हैं कि ये जो घुमाई फिराई का काम हुआ था बच्चों को स्कूल में लाने के लिए, जो जागृति का रुमझुम के साथ और लालचन के साथ घूम घूम कर हमने जो काम किया, उसका एक बड़ा अच्छा परिणाम ये सामने आया कि मेरा इन आदिवासी जनजातियों से गहरा रिश्ता बन गया, और कई घरों से तो मेरा घरोपा सा हो गया, मैं उनका घर का मेंबर सा हो गया। विशेषकर लालचन के परिवार के लिए वो कहते हैं कि मेरा लालचन के परिवार और रुमझुम के परिवार में काफ़ी आना जाना हो गया। अब मेरा बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर मन लग जाता था। वो लालचन के परिवार के बारे में बताते हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो बेगा बाबा हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में ये सारी चीज़ बताई है। लालचन की जो परिवार है, लालचन की जो पत्नी है उनको मास्टर जी भौजी कहते हैं, और ये भौजी देवर का जो रिश्ता है वो बड़ा हंसी मजाक का, काफ़ी अच्छे तरीके से वो उनका ध्यान रखती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। मास्टर जी को बार बार टोकती रहती हैं, आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, इतवारी आपका ध्यान नहीं रखती। और इस तरीके से मतलब जो मास्टर जी हैं उनका रुमझुम की जो आजी हैं और जो लालचन की गोमकाई है उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता बन जाता है। और वो देखते हैं कि ये जो आदिवासी जनजाति की जो औरतें हैं वो कितनी मेहनती हैं। सुबह उठ जाती हैं, सुबह उठते ही पानी लाना, झरने से जलावन की लकड़ियों को इकट्ठा करना, घर के काम करना, खाना बना के बच्चों को स्कूल भेजना, अपने आदमियों को काम पर भेजना, घर की साफ़ सफाई करना, सारे जो पशु मवेशी हैं उनकी देखभाल करना, तब जाकर कहीं 1-2 बजे उनके मुंह में दाना जाता है। और फिर उसके बाद भी खेती के सारे काम हैं। मतलब मर्द तो बहुत कम काम करते हैं, ज़्यादा काम ये जो महिलाएं हैं वही कर रही हैं। तो कह रही है कितनी मेहनती हैं ये महिलाएँ। और वहाँ के खाने पीने को देख के वो कह रहे हैं कि मतलब मक्के का गट्टा खा के और जो इस तरीके के कंद खा के भी इनके शरीर में कितनी ताकत है। मतलब लोहे को ढालने वाली जाती है या असुर जाती है, लोहे का आविष्कार इन्हीं लोगों ने किया था। मैंने पिछली क्लास में आपको बताई है सारी बातें। तो कितने मजबूत और कितने खुश रहते हैं अपने आप में, मतलब जबकि इनके पास खाने पीने के लिए कोई ऐसे 56 भोग और 36 व्यंजन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खुश रहते हैं। कितने सुंदर तरीके से ये अपने घर बनाते हैं, कैसे इनकी औरतें घरों को लीप कर उनकी घिसाई करके बिल्कुल सीमेंट की तरह चमका लेती हैं। और इतना मतलब कहना चाहिए कि इतना ऐसा खाना खा के भी, और ये लोग कितने श्रमजीवी हैं, कैसे कर लेते हैं ये इतनी मेहनत, और उस पर भी ये इतने खुश रह लेते हैं। अपने जो इनके पर्व त्यौहार हैं, सरहुल, हरिहरी, क्या कहते हैं, कुटासी, सणसी, मतलब कितने खुश रहते हैं। अखड़े में सब लोग आपस में मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमर डांस करते हैं, जदरा डांस करते हैं, और कितने खुश और प्रसन्नता से ये अपना जीवन जी रहे हैं, संघर्ष के साथ भी। मतलब यहाँ भी ये भी एक प्रेरणा की बात है कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी खुश है। यहाँ पर भी मास्टर जी को थोड़ा सा लगता है कि देखो मैं तो छोटी सी चीज़ों से ही घबरा रहा था, लेकिन ये तो कितना संघर्ष करके जी रहे हैं। तो मास्टर जी को बड़ी हिम्मत इन लोगों के साथ मिलती है। तो मास्टर जी का जब, जैसा मैंने बताया कि लालचंद के यहाँ से काफ़ी आना जाना हो जाता, तो कई बार जो मास्टर जी हैं रात को वहीं रुक जाते हैं खाना खा पी के। तो एक दिन ऐसी तरीके से वो वहीं रुके होते हैं, तो दूसरे दिन सुबह जब मास्टर जी की आँख खुलती है तो बाहर देखते हैं काफ़ी शोर शराबा हो रहा है। जब शोर शराबा हो रहा है तो मास्टर जी देखते हैं कि क्या बात हो गई है। उनको लगता है कि सब जो लालचंद के एक छोटे भाई हैं रामचंद, वो लड़कियों का दलाली, और वो मतलब थोड़ा आवारा गड्ढी टाइप का है, तो उसने कुछ गड़बड़ कर दिया इसलिए शोर हो रहा है। वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम सोमा है, वो बहुत गुस्सा कर रहा है अपने बाबा के ऊपर, और अपना न्याय मांगने के लिए आया है बेगा बाबा के पास कि मेरे पिता ने बहुत गड़बड़ काम किया है कि 1 एकड़ ज़मीन को मात्र 5,000 रुपये में बेच दिया। क्या ज़रूरत क्या थी पैसे की, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी पैसे की। बाबा ने ये ज़मीन बेची तो क्यों बेची, मैं इसका न्याय करवाने के लिए आऊँ, मतलब ये शोर हो रहा है। तो जो बेगा बाबा है वो समझा रहे हैं, लालचंद के जो पिता हैं वो सोमा के बाबा को समझा रहे हैं कि भाई तुमने ये ज़मीन क्यों बेची, नहीं बेचनी है हमको ये ज़मीन,
क्योंकि दलाल लगे हुए हैं सारी तरफ हमारी ज़मीन को खरीदने के लिए, लेकिन हमको अपनी ज़मीन नहीं बेचनी है, हमको बेज़मीन नहीं होना है। ये लोग तो बहला फुसला के रात और दिन यही काम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया, थोड़ा पैसा वैसा दिया, कोई लोभ दिया, धमकी दी, ज़मीन छीन रहे हैं। तो तुमने ज़मीन क्यों बेची? हमको ज़मीन नहीं बेचनी है, वरना हम कहाँ जाएंगे? सारी ज़मीन हमारी ये कंपनी वाले ले लेंगे और यहाँ पर खान खोद के खनन शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ पर ही मास्टर जी को ये पता चलता है कि यहाँ पर अवैध खनन की बहुत ज़बरदस्त समस्या है। कंपनियों ने के बहुत सारे दलाल यहाँ पर आए हुए हैं जो क्या करते हैं कि यहाँ के लोगों की ज़मीन को औने पौने दामों में खरीद लेते हैं या बहला फुसला के उनसे ले लेते हैं, और या फिर जो एक ऐसी ज़मीन है जिसकी कोई बंदोबस्त नहीं है, जो गैर मर्जुआ ज़मीन है, उस पर वो अवैध खनन कर रहे हैं। इस बात को लेकर लालचंद ने और रुनझुन ने बड़े अफसरों से शिकायत भी की, लेकिन उनकी जो शिकायत है वो रद्दी की टोकरी में चली गई। मतलब जाँच के लिए उस अफसर को बिठा दिया गया जो मतलब बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने के लिए दे दी। तो अब वो जो खनन अधिकारी है उसने क्या जांच करके क्या वो निर्णय देगा? समझ गए रुनझुन और लालचंद के कोई इसका निकलने वाला परिणाम निकलने वाला तो है नहीं। हम ही लोगों को एकजुट होकर और आंदोलन करना होगा और अपनी ज़मीन की सुरक्षा करनी होगी। तो वो इस तरीके से समझाते हैं सोमा के बाबा कोई कोने में ले जाके, तब वो सोमा के बाबा बताते हैं कि मैंने ज़मीन बड़ी मजबूरी में बेची है। मेरी बेटी को सेरेब्रल मलेरिया हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट कराया ससुराल वालों ने, लेकिन वो वहाँ बच नहीं पाई, ख़त्म हो गई। अब जो हॉस्पिटल वाले हैं वो मेरी बेटी की लाश को दे नहीं रहे हैं, पहले पेमेंट करो तो देंगे, तो मुझे मजबूरी में अपनी ज़मीन को बेचना पड़ा। अब ये सब सुनकर सब ने मजबूरी है, शांत हो जाते हैं, बात आई गई हो जाती है। मास्टर जी का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और उनका मन काफ़ी इस काम में रम गया है। लालचंद रुनझुन सब लोग अपनी फसल में व्यस्त हो गए हैं और तीज त्यौहार जो पर्व हैं उनके, जो उनके देवी देवता हैं, उन सब में वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं और आराम से अपना जीवन चला रहे हैं। तभी जो मास्टर जी हैं वो जब सखुआ पाठ जाते हैं तो कई बार वो बुदनी के जो चाय की स्टॉल है वहाँ पर जाते हैं और उनका बुदनी से परिचय होता है। वो बताते हैं कि जो बुदनी है वो एक्चुअल में रुनझुन की चाची है। रुनझुन के जो पिता हैं मेलन मसूर, वो उस असुर जाति के पहले एमए हैं जो हेडमास्टर हैं, लेकिन उनके जो छोटे भाई थे वो थोड़े से मेंटल थे। मैंने पिछले वीडियो में ये सारी कहानी आपको बुदनी की कहानी सुनाई है। तो बुदनी से उनका काफ़ी परिचय होता है और ये बुदनी की ही स्टॉल है जहाँ पर वो सब लोग मिलकर बैठते हैं, अपनी समस्याओं पर विचार करते हैं और अपने संघर्ष की प्लानिंग करते हैं। और हम पढ़ चुके हैं पिछली बार भी कि बुदनी के चाय स्टॉल के सामने ही एक सिंह जीवा है, उसका रेस्टोरेंट है, वो लड़कियों का दलाल है, किस तरीके से बुदनी के स्टॉल को चलने नहीं देता। लेकिन एक लड़की के पोस्टकार्ड से जब मालूम पड़ता है कि सिंह जीवा लड़कियों की तस्करी करता है, शहरों में बेच देता है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके रेस्टोरेंट पे ताला लग जाता है और बुदनी की स्टॉल खूब चलने लगती है। यहाँ पर लोग आते जाते हैं और बुदनी वहाँ पर एक छप्पर भी डलवा देती है। इस तरीके से एक कैबिन बन जाता है। ये सब लोग जो रुनझुन है, लालचंद है और जो भी जो जागरूक लोग हैं वो सब बैठते हैं, चाय पीते हैं और बुदनी की जो स्टॉल है वो काफ़ी मतलब फेवरेबल कंडीशन है। वहाँ पर वो गीत बजते रहते हैं, गाने बजते रहते हैं और उसकी स्पेशल चाय होती है और साथ में कुछ खाने के लिए नमकीन वगैरह। तो इस तरीके से वो बैठकर वहीं पे सारी प्लानिंग करते हैं। एक तरीके से वो उनके बैठने का एक अड्डा है, विचार विमर्श करने की उनका एक मतलब एक तरीके से उनको वो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहीं पर वो अपना सारा काम करते हैं। एक दिन मास्टर जी वहीं बुदनी के स्टॉल पे बैठे होते हैं कि अचानक खबर आती है कि भाई लालचंद के जो चाचा हैं उन्हें पूछ दिया गया है। पूछ दिया गया मतलब उनका सिर काट के उनकी बलि चढ़ा दी गई है। अब जैसे ही ये घटना मास्टर जी को मालूम पड़ती है तो मास्टर जी एकदम घबरा जाते हैं। वो फ़ौरन लालचंद के घर जाते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता क्योंकि वहाँ के जो सारे लोग हैं वो महुआ टोला गए होते हैं जहाँ उनके चाचा को पूछ दिया गया है। और वहाँ उनके चाचा का एक खेत है, उस दिन वो चाचा अपने खेत पे काम करने के लिए गए थे, अकेले थे और उनको मार दिया गया। उनका सिर कहीं और पड़ा होता है, धड़ कहीं और पड़ा होता है। मास्टर जी भी एक बच्चे के साथ साइकिल पर महुआ टोला पहुँचते हैं और जब वो जहाँ देखते हैं उस हाल को तो वाकई उनका वो शेर उठते हैं और वो बहुत दुखी हो रहे होते हैं। तो उस पर रुनझुन बहुत आक्रोश से कहता है कि अरे मास्टर जी, आप इस सत्यासी की बात कर रहे हैं, ये तो देवासुर संग्राम की एक नवीनतम घटना है। न जाने कितने ऐसे हम संघर्ष झेलते आए हैं, हजारों सालों से हम इस संघर्ष को कर रहे हैं। हमेशा देवताओं ने हम असुरों को इसी तरीके से मारकर अपनी ज़मीन से खदेड़ दिया है। मास्टर जी कहते हैं कि रुनझुन की स्थिति को मैं अच्छी तरीके से समझ रहा था। हम एक दूसरे से नज़रें मिलाने से भी डर रहे थे कि आज के आधुनिक और जो तथाकथित सुसंस्कृत जो युग है उसमें भी इस तरीके की नृशंस हत्याएँ हो रही हैं। तो
मास्टर जी को बड़ा दुख होता है कि किस तरीके से मतलब जो बहुसंख्यक जो समुदाय है वो एक अल्पसंख्यक समुदाय पे किस तरीके को अत्याचार कर रहा है, उनको अन्य में बदल दिया है और बरबसी उनको अमेरिका की जो इंका और एस्टेक जो सभ्यताएं थीं, रेड इंडियंस की सभ्यताओं की विनाश की कहानी याद आने लगी कि किस तरीके से अमेरिका के इन मूल निवासियों को जो उपनिवेशवासी थे उनको विदेशी शक्तियों ने, क्योंकि अमेरिका में भी हम जानते हैं ना कि 13 उपनिवेश अंग्रेजों ने तो बसा रखे थे और अमेरिका की जो मूल जाति थे उन सबको इन्होंने विनष्ट कर दिया था। तो किस तरीके से इनको विनष्ट करके पूरा समाप्त कर दिया। लेकिन मास्टर जी यहाँ पर एक मन में बात सोचते हैं कि कम से कम उन लोगों के अजायब घर, उनकी जो भाषा वगैरह, उनकी जो यादें हैं वो उन्होंने संजो के तरह रखी हैं और हम तो बड़े सुसंस्कृत और बड़े मतलब गर्व से कहते हैं कि हम तो बहुत मतलब एक बहुत ही सहिष्णु और उदार संस्कृति वाले लोग हैं। हम लोगों ने तो इन असुर जातियों का सब कुछ नष्ट कर दिया। हमारे पास तो मतलब ये केवल कथाओं में और मिथकों में ही रह गए हैं। या कभी कभी कोई मानव शास्त्री, पगलेट मानव शास्त्री थोड़ा सा संकेत कर देता है कि ये जो असुर जाति के लोग थे ये पहले मतलब कितने डेवलप्ड थे। ऋग्वेद काल में तो इनका कितना बोलबाला था, इनको देवों की तरह पूजा जाता था। लेकिन जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको पूरी कहानी सुनाई है कि कैसे आर्यों ने इनको हराया, सिंधु घाटी के संस्थापक थे ये लोग। तो कहते हैं किस तरीके से जनश्रुति में ही ये सारी बात आती है। हमारा महान राजा था जो बाणासुर, हमारा महान राजा था और उसके बाद वो बताते हैं उसकी बेटी उषा की शादी कृष्ण के पोते के साथ हुई थी। फिर वो कहते हैं एक पास में बकरी गांव है, बकासुर ने उसको बसाया था। ऐसे ही गयासुर नाम के असुर ने गयाजी को बसाया था। जरासंध भी जिसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ये सब हमारे बड़े प्रतापी राजा रहे हैं। हमारी जो संस्कृति वो काफ़ी डेवलप रही है और जो सड़क है वो असुरन के नाम से ही जानी जाती है। इस तरीके की सारी बातें मास्टर जी के सामने आती हैं। वो बड़े दुखी हो रहे होते हैं इस समय, क्योंकि और सब समझ रहे होते हैं कि जो लालचंद के जो चाचा हैं उनको मारा गोनू सिंह ने है। लेकिन जो गोनू सिंह का पूरा परिवार है ना वो बड़ा दिखावे के लिए बड़ी हेल्प वगैरह कर रहा है कि मतलब हम तो तुम्हारे बड़े हितैषी हैं। लेकिन ये सब जान रहे हैं कि इनको मारने में गोनू सिंह का बड़ा हाथ है। अब ये गोनू सिंह कौन है, इसका पूरा परिचय मैं पिछले वीडियो में आपको दे चुकी हूँ कि किस तरीके से ये जो गोनू सिंह है, इसका नाम जो गणेश्वर सिंह है, इसका आतंक किस तरीके से चारों तरफ फैला हुआ है। किस तरीके से मतलब ये खैरवार है, अपने आप को राजपूत कह रहा है और इसके जो पिता थे वो खुद डकैत थे। लेकिन खुद ये थोड़ा पढ़ लिख गया, थोड़ी सी अंग्रेजी आती है, तो उसके चक्कर में ये कंपनियों के लोगों का दलाल बन गया और नेताओं और अफसरों से इसने बड़ी साठगांठ कर रखी है। अपने एरिया के सारी ठेकेदारी इसी को मिलती है और डरा के धमका के अपने गुंडों के बल पे ये ज़मीनों को छीन लेता है। आज कभी तो इसके पास ज़मीन नहीं थी, मात्र मतलब कुछ टांड बिल्कुल जो बंजर ज़मीन थी, आज इसके पास दौन ज़मीन है, सिंचित ज़मीन है, वो भी 100 एकड़ ज़मीन है, मतलब ज़मींदार बन गया है। और किस तरीके से इसने चारों तरफ आतंक फैला रखा है और लोगों की। तो जो लालचंद की जो चाचा का जो खेत है उस पर भी इसकी आँख थी और ये उस खेत को झपटना चाहता था, इसीलिए उसने उनके चाचा को मार दिया। और उनके परिवार में किस तरीके से नृशंसता है। खुद गोनू सिंह की पत्नी, गोनू सिंह के परिवार के जो बेटे हैं, बच्चे हैं, दामाद हैं, वो सब एक तरीके से जैसे आजकल भाई कहा जाता है ना, जिनको गुंडा कहा जाता है, भाई कहा जाता है, वही चीज़ है। उस तरीके से उसने चारों तरफ आतंक कर रखा और उसकी पैसे की भूख है वो मिटती ही नहीं है। वो लड़कियों की दलाली भी करता है और उसने मतलब यहाँ के जो जाति के जो लोग हैं उनका बड़ा शोषण भी कर रहा है। मतलब जो औरतें हैं उनका यौन शोषण भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। लेकिन बस वो क्या करता है कि पैसे ले दे के सबको अपने मुट्ठी में बंद रखता है। और उसकी उस स्थिति को देखकर जो हमारे कथावाचक मास्टर जी हैं उनको याद आ जाता है अमेरिका की जो मैसाचुसेट्स प्रांत की एक घटना याद आ जाती है कि किस तरीके से मैसाचुसेट्स प्रांत में अंग्रेज़ों का एक जहाज़ जब पहुंचा तो कैसे आधे लोग मर चुके थे, बाकी के लोगों की रक्षा वहीं के राजा ने की है। जो वहाँ का राजा मैसासॉइट था उसने ही की है। लेकिन मैसासॉइट के मतलब किस तरीके से सहायता करने के बाद भी और जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने जब जो मैसासॉइट मर गया तो उसके बेटा जब मेटाकॉम राजा बना तो उन्होंने किस तरीके से अपना प्रभाव चलाना शुरू किया। और जब मेटाकॉम को ये खतरा लगा कि हम सबको ये ख़त्म करना चाहते हैं तो वो मिलकर संघर्ष करना चाह रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने किस तरीके से वहाँ पर उन जातियों को वहाँ से खदेड़ दिया और मेटाकॉम को सिर काट कर उसको भी लटका दिया। कहते 20 साल तक उसका सिर लटका रहा, जिससे कि भय पैदा रहे लोगों में कि कोई भी उनके विरुद्ध कोई विद्रोह न कर पाए। तो इस तरीके से बताया है कि कैसे अमेरिका जैसे जगह में भी इन जो अंग्रेज़ साम्राज्य
साम्राज्यवादी हैं उन्होंने वहाँ के जो मूल निवासी हैं उन लोगों का किस तरीके से खात्मा किया था, और इसी तरीके का जो खात्मा है वो यहाँ हो रहा है। यहाँ पर मास्टर जी ये भी बता रहे हैं कि यहाँ की औरतों को फुसला कर, बहला कर, लोभ देकर किस तरीके से उनका यौन शोषण किया जा रहा है। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोकगीत प्रचलित हैं जिन लोकगीतों में ये कहा जाता है कि तुम किसी से ऐसे आँख मत मिलाओ, यहाँ के जो सेठ और मुंशी हैं उन लोगों से तुम इस तरीके से आँख मत मिलाओ, अपनी इज्जत को बचा के रखो। लेकिन वो जानते हैं कि चूँकि आर्थिक अभाव इतना ज़्यादा है और वो अपने बच्चों को पेट भर के खाना ही नहीं खिला पा रहे हैं, तो वो अपनी लड़कियों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जो उनकी लड़कियां हैं वो जो आसपास कंपनी के लोग हैं उन कंपनियों के घरों की रखेल बनी हुई हैं एक तरीके से, वहाँ काम करती हैं डेरे पे बहुत सारी, तो इस तरह वहाँ पर, और कुछ को तो बाज़ारों में ही बेच दिया जाता है। तभी इन लोगों को ये सूचना मिलती है उसके बुधनी के जो टी स्टॉल है वहाँ पर कि ये जो गोनू सिंह है ये चाचा के खेत में रोपा करने जा रहा है, और लालचंद ने कहा कि यदि एक बार इसने रोपा कर लिया तो उस खेत पर फिर इसी का अधिकार हो जाएगा, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने अपने सारे घर परिवार के लोगों को इकट्ठा किया, डॉक्टर राम कुमार भी उनके साथ हैं उस प्लानिंग में, और उन्होंने मालूम था कि जब रोपा करने हम रोकेंगे और हम रोपा करने जाएंगे तो लड़ाई होगी, तो इन्होंने भी अपने जो लाठियाँ थीं, तीर भाले जो भी इनके पास थे वो सब इकट्ठे किए, जबकि इनको मालूम था कि गोनू सिंह के पास तो बहुत, मतलब कहना चाहिए कि इसके पास तो बंदूकें हैं, लाइसेंस की बंदूक तो हैं ही, और साथ में बहुत सारे अवैध हथियार भी हैं। लेकिन फिर भी ये लोग संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं। मतलब बार बार इस उपन्यास में ये चीज़ बताई गई है कि ये असुर जाति अपना अंत जानती है, अपनी नियति जानती है, मृत्यु का आमंत्रण देते हैं ये लोग, उनको मालूम है क्या होने वाला है, लेकिन ये चुप होकर, गूंगे होकर अत्याचार को सहने में विश्वास नहीं करते, निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। तभी तो मैंने बताया शुरू में, लेना अनल किरीट वाल पर वो आशिक होने वाली, कालकूट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाले। तो इस तरीके से ये तो शंका थी कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो सब तैयारी के साथ ये लोग रोपा के, हम उसके पहले हम रोपा कर देंगे। तो जो लालचंद के परिवार के लोग हैं वो सब लोग जाते हैं, इधर डॉक्टर साहब को तैयार कर दिया था, भाई लड़ाई तो होगी तो आप भी रात को अपनी क्लिनिक को खुली रखना, क्योंकि लोगों की चोट वोट लगेगी तो आपको भी उनकी हेल्प करनी है। अब वहाँ जाते हैं, ये रोपा करते हैं, 3-4 घंटे तो सही करते रहते हैं, रोपा शांति रहती है। लेकिन जैसे ही गोनू सिंह को मालूम पड़ती है कि लालचंद के लोग रोपा करने आए हुए हैं, वो अपने सारे गुंडों को लेकर वहाँ आ जाता है और संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ से गोलियाँ चलती हैं। ये इनके पास तीर और वो हैं लाठी वाठी हैं, लेकिन उससे उनका सामना नहीं कर पाते, और एक गोली आके बालचंद को लगती है। कई जने लोग घायल होते हैं, और जैसे बालचंद को गोली लगती है बालचंद एकदम वहीं गिर पड़ता है, मतलब ज़बरदस्त रूप से घायल हो जाता है। तो ये सब उनको लेके और दौड़ते हैं उनका इलाज विलाज करने के लिए। तो संघर्ष एक बार वहीं ख़त्म हो जाता है और बालचंद को लेके जाते हैं। उसके चोट ज़्यादा लगी है उसको, तो डॉक्टर साहब नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो उसको शहर ले जाते हैं, और उसको मतलब महीनों लग जाते हैं बालचंद को। तो बालचंद के गिरने से जो लालचंद हैं वो बहुत हिल गए हैं, और उनको लग रहा है कि मतलब अब मैं कैसे इस लड़ाई को आगे लड़ूंगा। लेकिन उनको लगता है रुंझुन मेरा साथ देगा। तो वो कहते हैं सवाल तो वही सदियों पुराना सवाल है कि आखिर हम कब तक पीछे हटें, क्यों संघर्ष ना करें, मतलब कहाँ तक पीछे हटें, हम बहुत पीछे हट लिए, अब हम कहाँ तक पीछे हटें। तो इस तरीके से जो रुंझुन की सक्रियता को साथ लेकर लालचंद इस संघर्ष को अब जारी रखते हैं, क्योंकि हम पीछे अब हटने वाले नहीं हैं। कहते हैं एक दिन रुंझुन ने उनको मुंडाओं के सिंह बोगा की कहानी ला कर दी, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से पहले आर्यों से इन असुरों का संघर्ष होता है, उसके बाद मुंडाओं की लहर आती है, वो इनको खदेड़ देते हैं, और फिर उसके बाद उरांव की लहर आती है और वो इनको और ज़्यादा खदेड़ देते हैं। तो किस तरीके से मुंडाओं ने इन असुरों को खदेड़ा, उसकी कहानी सिंह बोगा की कहानी लाकर दी, और वो कहानी वो सुनाते हैं कि किस तरीके से जो सिंह बोगा की कहानी के रूप में यहाँ प्रचलित है कि जब ये असुर जाति के लोग हैं, ये लुहार हैं, है ना, लोहे का आविष्कार किया है, तो ये धौकनी आग जलाते रहते हैं, लोहा पिघलाते रहते हैं, धुआं उठा, मतलब पूरी कहानी बताइए कैसे बहाने करके ये जो ग्लोबल गांव के देवता हैं कैसे बहाने करके असुर जातियों को बाहर निकालते हैं। जैसे आज नहीं है कि भाई यहाँ पे डैम बनेगा, कि यहाँ पर ये शहर विकास होगा, कि यहाँ पे कॉलोनी बनेगी, कि ये अभयारण्य है, ये कह के और उनकी ज़मीन को छीन लिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें बताइए कि सिंह बोगा की कहानी के किस तरीके से उन्होंने बहाना लिया कि भाई तुम है ना बहुत धुआं फैलाते हो, पर्यावरण को नष्ट करते हो, तो इसलिए तुमको ये काम बंद करो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। और है ना, सिंह बोगा ने समझाने के लिए बहुत सारे पंछियों को भी भेजा, पर ये जो असुर लोग हैं वो तो
किसी की इज्जत करते नहीं है। इन्होंने सिंगभोगा के सारे दूतों को मार दिया, फिर सिंगभोगा एक लड़के का रूप धारण करके आए और धोखे से उन्होंने उनको उनकी भट्टियों में ही झोंक दिया। और जब वो जा रहे थे तो उनकी औरतों ने सिंगभोगा के पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगी, तो उन्होंने पैर को झटका दिया, तो औरतें भी इधर उधर जाके बिख रही। और इस तरीके से वो कहीं कहीं मतलब ये कहानी, तो रुनझुन कहता है कि ये जो कहानी है ना वो बहुत कुछ हम असुरों की कहानी है। इस तरीके से वो बताते हैं कि हम असुरों के साथ भी मतलब ये इस कहानी में आपको असुरों के विनाश की कहानी की झलक दिखाई। यहीं पर लेखक ने रुनझुन के माध्यम से ट्रेल ऑफ टीयर्स जो एक के अध्याय की तरफ भी मतलब संकेत किया है, आंसुओं की पगडंडी। पूरी कहानी बताइए कि किस तरीके से जो अमेरिकी महाद्वीप है वहाँ पर यूरोप की आबादी जब बढ़ने लगी और चूंकि वहाँ सोने की खान थी, उन सोने की खान पे यूरोपीय जातियों को अपना अधिकार करना था, तो किस तरीके से अमेरिकी जो जाति जो वहाँ के मूल जो लोग थे उनको किस तरीके से धकेला गया और उनका विनाश किया गया। उसमें नाम आया है, उन्होंने पूरा इतिहास हमारे सामने बताया है। चैराकी के युद्ध की बात उन्होंने बताई है कि 1763 में चैराकी का युद्ध हुआ। उसके बाद उन्होंने ओटावा के विद्रोह की बात बताई है। फिर उन्होंने टिप्पे कैनोई लड़ाई की बात बताई है कि किस तरीके से इन सारी भूमि हड़पो जो अभियान है उसका उन्होंने पूरा डिटेल दिया है, बाकायदा डेट वाइज उन्होंने डिटेल दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि खुद यहाँ के ही जो मुनरो और जेफरसन जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ही ऐसे कानून बना दिए जो यहाँ की मूल जातियों को वो उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया। उन्होंने नाम बताया है कि जो फ्रीक जनजाति है उसके 14,000 लोगों को एक विस्थापित कर दिया गया। और उसके लिए सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए का बजट रखा कि किस तरीके से इन जनजातियों को इनकी ज़मीन से हटाया जाए और किस तरीके से इन जनजाति के जो कुछ थोड़े बहुत लोग बच गए थे उनको 1500 किलोमीटर की यात्रा पर ज़बरदस्ती भेज दिया गया। और वो जो यात्रा है ना 1841 में उन्होंने बताया कि 48 खच्चर गाड़ियों में नर कंकालों से भरी हुई गाड़ियाँ जो थीं वो ओरेगन पगडंडी यानी कि ट्रेल का मतलब पगडंडी सड़क के रास्ते और सैक्रामेंटो पहुंची। इसी यात्रा को ही आंसुओं की पगडंडी या ट्रेल ऑफ टीयर्स कहा जाता है। वो कहते हैं कि ये जो विवरण है ये केवल कहने सुनने की बात नहीं है, ये असुर जातियों के विनाश की असली कहानी है। लेखक कहता है कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा था, हम उसको पकड़ नहीं पाते। और इन दिनों में बीच में जब छुट्टी हुई तो मैं घर गया, तो घर जब मैं गया तो मुझे अब घर नहीं, अब मुझे ये सारी चीज़ें याद आ रही थी। मुझे एतवारी का खाना याद आ रहा था, मुझे उसकी लहसुन की छोंक वाली जो कोयनार का साग था वो याद आ रहा था, और मुझे हॉस्टल के बच्चे याद आ रहे थे। मतलब सब कहने का मतलब ये है कि अब लेखक को ये गांव अच्छा लगने लगा था और वो इस गांव से एक आत्मीयता उनकी बन चुकी थी। और इसके साथ ही वो एक चीज़ और बता रहे हैं हमारे सामने, वो ये बता रहे हैं कि मास्टर जी के ऊपर जमुनिया रंग का जादू चल पड़ा था। मैंने पिछले वाली क्लास में आपको ये सारी बात बताई है कि किस तरीके से मास्टर जी की गंदूर से दोस्ती हो जाती है और उसके साथ हड़ियाँ पीने लग जाते हैं, यानी कि शराब वराब पीने लग जाते हैं। जहाँ एक दिन जो एतवारी होती है वो भी उनके साथ ही होती है और नशे में जो एतवारी है और मास्टर जी के शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और मास्टर जी के ऊपर उस दिन से एतवारी का जो जामुनी रंग है वो उसका जादू छा जाता है। उनको चारों तरफ पूरा मतलब एतवारी के रंग में रंग जाते हैं वो धीरे धीरे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मास्टर जी उससे दूरी बनाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा लगता है रुनझुन भी उनसे नाराज़ हो गया इस बात को लेके, गंदूर भी नाराज़ है। वो थोड़ी सी उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब एतवारी मास्टर जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो जैसे तैसे मास्टर जी से अपना संबंध बनाए रखना चाहती है, लेकिन मास्टर जी थोड़ा थोड़ा सा कटने उससे लग जाते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन हम बुदनी की देसी केबिन में ही बैठे थे कि हमारे पास ये खबर आई कि गोनू सिंह के जो ख़ानदान के लोग हैं वो चाचा के जो खेत था ना जिसमें वो रोपा किया था, वो कहते हैं वो उसको उखड़वाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं हम इस वाली बात को बालचंद से छुपाना चाहते थे, लेकिन बालचंद को मालूम पड़ गया। अब पता नहीं बालचंद ने क्या किया कि रातों रात वो सारी के सारी जो खेती थी, जो धान था, वो सारा का सारा उसने इकट्ठा किया और मतलब लेकर आ गया। ये खबर मिली कि गोनू सिंह के आदमी इस रोपा को उखड़वा रहे हैं, तो ये सब लोग तैश में आ गए और इनको लगा कि गोनू सिंह को सबक सिखाना है। तो बात बहुत गर्म होने लगी, रुनझुन को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तो जो मास्टर जी हैं वो डॉक्टर साहब को बुला के लाए कि भाई बहुत गर्मा गर्मी हो रही है, थोड़ा समझाइए, मतलब एक कोई प्लानिंग बने कि आखिर करना क्या है। तब डॉक्टर साहब वगैरह सब बातचीत करके ये निष्कर्ष निकलता है कि भाई जो संघर्ष करना है ना वो मिलजुल कर करना है। इस तरह अकेले अकेले आप नहीं लड़ सकते इन गुंडों से, क्योंकि इनके साथ तो राष्ट्रीय राज्य की पूरी ताकत भी इनके साथ है और विदेशी कंपनियों की ताकत भी इनके साथ है। तो वो कहते हैं आसपास के जो गांव हैं उन सबको एक किया जाए और जो कनारी गांव के जो नवयुवक हैं उनको भी साथ लिया जाए, है ना, अपनी शक्ति को थोड़ा सा
बढ़ाया जाए। ये जब प्रस्ताव पास कर लेते हैं ये अपनी देसी जो सभा है उसमें, तो रुमझुम और लालचंद ये सब आसपास के लोगों से एक तरीके से जनसंपर्क करते हैं और जनसंपर्क करके सब मिलते हैं और कनारी की जो नवयुवक संघ है उनसे उनका समझौता हो जाता है और ये लोग इस तरीके से बातचीत करते हैं कि हम लोग मिलकर गौनी सिंह से लड़ेंगे। और इन सब में डॉक्टर राम कुमार इनकी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। मास्टर जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मास्टर जी को आश्चर्य ये हो रहा है कि जो डॉक्टर राम कुमार है वो तो बबुआनी टोले के ही हैं, तो वो बबुआनी टोले के विरुद्ध हमारा साथ क्यों दे रहे हैं। मास्टर जी को बड़ी जिज्ञासा, उन्होंने रुमझुम और लालचंद से पूछा एक बार, तो उन्होंने उनको फटकार दिया कि तुम हमारे बीच में ज़्यादा मत घुसो। तो मास्टर जी को लगा कि मुझे तो एतवारी ही बताएगी। एतवारी से उन्होंने पूछा तो उनको सारी बात राम कुमार जी की मालूम पड़ती है कि राम कुमार जी किस तरीके से ये बबुआनी टोले के शोषण के शिकार हैं, एक अवैध संतान है, इनकी माँ घासी टोले की है। ये पूरी कहानी मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बताई है। तो इस तरीके से जो डॉक्टर राम कुमार के कहने से ये सब लोग एक हो जाते हैं, एक होकर, और ये जो गौनू सिंह है उसके खानदान के साथ संघर्ष के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और तैयार होकर और इन जब नवयुवकों से बातचीत होती है तो जो इस बात पे तय होता है कि ये जो हम मांग पत्र बना रहे हैं सरकार से, जो हमारी मांग है उसमें ये लोग अपनी अपनी मांग भी शामिल करवा लेते हैं। इस तरीके से मांग पत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन वो मांग पत्र ऐसा है कि जिसको सब जने स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि सबकी मांगें उसमें हैं। और बाद में डिसाइड ये होता है कि सब लोग मिलकर एक रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे और खानों में काम करना बंद कर देंगे, हड़ताल कर देंगे और ये मांग पत्र सरकार के सामने रखेंगे। यही होता है। मांग पत्र के साथ पूरी एक रैली निकाली जाती है और जो खदान हैं उनमें हड़ताल हो जाती है। जो खान मजदूर हैं वो सब काम करना बंद कर देते हैं। अब जब खान में काम करना बंद हो जाता है, बॉक्साइट का उत्पादन जब बंद हो जाता है और ये जो विदेशी कंपनियां हैं या जो राष्ट्रीय राज्य हैं उनके हित तो यही है कि बॉक्साइट को खोदें और नोट कमाएं, तो उनमें बड़ी खलबली सी मच जाती है। क्योंकि ये तो जो इन लोगों ने नए देवताओं को, ग्लोबल गांव के नए देवताओं को चुनौती दे डाली, ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो बड़ी गजब की बात है, क्योंकि खदानों में जो काम नहीं होगा तो इन लोगों की नोट कैसे बनेंगे। तो ग्लोबल गांव के देवताओं को चिंता हुई, उसका असर ये हुआ कि उनके जो शिंडाल्को कंपनी है उसके एक मैनेजर है, मैनेजर पांडे, जिनका नाम है किशन कन्हैया, और जिनकी कहानी मैं पिछले क्लास में आपको पूरी समझा चुकी हूँ कि वो कितने रसिक व्यक्ति हैं और कितने षड्यंत्रकारी व्यक्ति हैं। उनसे कहा जाता है कि पांडे जी ऐसा लगता है आप बूढ़े हो गए तो क्या आप रोक नहीं पाए, हड़ताल होगी। तो जो किशन कन्हैया है उनको अपना सामर्थ्य दिखाना, अपनी नौकरी बचानी है, और वो फिर अपना षड्यंत्र शुरू करते हैं। षड्यंत्र शुरू करने में सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि जो कनारी गांव के जो नवयुवक हैं जिनके साथ इनकी ताकत ज़्यादा बढ़ गई थी असुरों की, वो उन नवयुवकों को बरगलाते हैं और पता ये करते हैं कि उनमें एक लड़का है जेम्स, उसकी एक बहन है सलोनी, और सलोनी के साथ कोई एक उन्होंने यौन शोषण का वीडियो बना रखा है किशन कन्हैया जी ने। वो जेम्स को वो वीडियो थमा देते हैं, कुछ रिश्वत दे दी जाती है नवयुवकों को और वो नवयुवक उस आंदोलन से अपना हाथ खींच लेते हैं। जेम्स तो मजबूरी में खींच लेता है, बाकी नवयुवक शिकार हो जाते हैं रिश्वत के। और वो तो इस तरीके से जो ये आंदोलन है ये थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। ऐसे में ही जो पुलिस होती है वो छापा मारती है और छापा मार के जो राम कुमार हैं, लालचंद हैं और रुमझुम हैं, सोमा भीखा, इन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और इस तरीके से जो आंदोलन है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन लालचंद और रुमझुम को बहुत ज़्यादा दिन जेल में नहीं गुजारने पड़ते, क्योंकि इसी समय हमारे उपन्यास में भी और इस कहानी में एंट्री होती है शिवदास बाबा की। शिवदास बाबा एक ऐसा पाखंडी बाबा है जो आजकल हम चारों तरफ देख रहे हैं। बहुत सारे नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन हाँ, इन शिवदास जैसे बाबाओं ने अपना पाखंड, अपना आडंबर और लोगों में अंधविश्वास, उनकी अशिक्षा, उनकी जो कहना चाहिए कि जो वो जागरूक नहीं है उसका फ़ायदा उठाते हुए इनका किस तरीके से शोषण करते हैं। शिवदास बाबा का कंठी अभियान चल रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि जो असुर समुदाय है अभी उसमें उनकी पैठ नहीं बनी है, तो वो असुर समुदाय में भी अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं और वहाँ की लड़कियों का भी दोहन और शोषण करना चाहते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है और वो क्या करते हैं कि रुमझुम की और लालचंद की जमानत करा के उनको छुड़वा लाते हैं। यहाँ पूरी शिवदास बाबा की कहानी बताई गई है जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाई है। अब जब शिवदास बाबा इनको छुड़ा लाते हैं और तो लालचंद उनसे बड़े प्रभावित होते हैं और लालचंद की सहायता से शिवदास बाबा का जो कंठी अभियान है वो पूरी तरीके से गांव में फैल जाता है। लोग इनके भक्त बनने लगते हैं
और इनकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को मतलब शिक्षाएं हैं कि दारू नहीं पिएंगे और मांस नहीं खाएंगे, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। इनकी काली चीज़ को मतलब उसको पूजेंगे नहीं, जो काली चीज़ है उनका त्याग कर दोगे तो ये बबरंडर गांव में मच जाता है। सारे काले जानवर हैं, मतलब ये भी एक तरीके की उनकी चाल है कि जो काले जानवर हैं वो घबरा के ये लोग बेच देंगे और हम सस्ते दामों पे खरीद लेंगे और उसके बीज का कमीशन शिवदास बाबा खाएंगे। ये चीज़ बाद में खुल के सामने आती है। रुमझुम इस चीज़ को समझ जाते हैं, पर लालचंद इस बात को नहीं समझ पाते हैं। लालचंद तो उनके बड़े भक्त बन जाते हैं इस बात पे रुमझुम। और जो ललिता है वो लालचंद से काफ़ी नाराज़ भी है कि भाई पढ़े लिखे लोग होके भी है शिवदास बाबा जैसे लोगों के आप मतलब उनके अंधभक्त बने हुए हो, उनकी असलियत नहीं जान रहे हो, किस तरीके से वो लड़कियों का शोषण कर रहे हैं स्कूल के नाम पर, किस तरीके से नेताओं से मिले हुए हैं और कैसे पैसा बना रहे हैं वो। लेकिन लालचंद को समझ में तब आता है जब लालचंद की खुद की 2 बेटियां नमिता और कविता, पूरी कहानी पिछली क्लास में बता चुके, उनकी जब ये बात खुलकर आती है कि बाबा ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया है, तब लालचंद की आंखें खुलती हैं। अच्छा, और उस समय जब जमानत करवाई थी ना, तभी शिवदास बाबा ने बीच बचाव करके इनका आपस में एक समझौता भी करवा दिया था आंदोलनकारियों का और कंपनी और सरकार का, कि भाई आपको बॉक्साइट के जो गड्ढे हैं वो भरने पड़ेंगे, स्कूल खोलने पड़ेंगे, हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे, अपने लाभांश का एक भाग इनके विकास के लिए खर्च करना आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से एक समझौता कर दिया था। और यहाँ के जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं उनको तुम्हें नौकरी भी देनी पड़ेगी। मगर ये जो समझौता था ना, ये भी केवल दिखावटी रहा, ये भी केवल बाबा की दिखावटी थी। किसी तरीके से असुरों को, अपने जो असुर जाति के लोग हैं उनको अपने कब्जे में करना, उनके प्रति झूठी सहानुभूति दिखाना और उनको अपने कब्जे में करके वहाँ कंटी अभियान को सफलतापूर्वक चलाना। बाद में हम जो देख रहे हैं लालचंद की आंखें खुली गई हैं। इधर वो समझौता भी बिल्कुल बेअसर दिख रहा था। रुमझुम और सोमा भीका को नौकरी मिली थी, लेकिन वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, क्योंकि उनको योग्यता के अनुसार काम नहीं दिया गया था। और साथ ही इन लोगों की वहाँ बड़ी बेइज्जती की जाती थी। रुमझुम पढ़े लिखे इंसान थे और उनकी वहाँ बड़ी बेइज्जती होती थी, तो रुमझुम को बहुत अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आता था और वो डिप्रेशन के शिकार हो गए और धीरे धीरे उनको नशे की आदत पड़ गई। और जब उनको इतनी नशे की आदत पड़ गई तो जो आंदोलन में सक्रियता जो उनको निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा रहे, मतलब वो डिप्रेशन में आ गए। हर समय वो कह भी रहे हैं, मास्टर जी ने जब उनसे कहा था कि ये शिकायत नहीं है, ये विलाप है, और वो कह रहे हैं हम अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, हमें मालूम है इसके कहानी का अंत क्या होने वाला है। तो जो रुमझुम है वो काफ़ी लड़खड़ा से गए। तो लालचंद हैं वो बिल्कुल अपने आप को बहुत अकेला सा फील कर रहे हैं, क्योंकि लालचंद बहुत बुरी तरह से घायल है। गोली लग चुकी थी उसको पहले, तो वो घायल है, स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पा रहा है। और इधर जो रुमझुम है वो नशे के शिकार हो गए हैं। तो और उन्हीं दिनों उनकी एक भतीजी है ललिता, जो इतिहास से एमए कर रही है, जिसके बारे में पूरा पर्चा पिछली क्लास में मैंने बताया, वो आती है। और जब वो वहाँ आती है तो अब वो भी क्रांतिकारी विचारों की लड़की है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की है। वो बाबा शिवदास के जो पोल है उन सबको खोल देती है लालचंद के सामने कि किस तरीके से जो बाबा शिवदास है वो सब लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, यौन शोषण कर रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार है ये बाबा तो बुरी तरीके से, और उसके पोल खोल देती है। और साथ ही वो मतलब बताती है कि किस तरीके से मतलब उसके विचार भी बिल्कुल रुमझुम दा जैसे ही हैं, क्योंकि रुमझुम दा ने ही को वो अपना आदर्श मानती है और बचपन में रुमझुम दा ने ही उसको पढ़ाया लिखाया था और उन्हीं की प्रेरणा से वो इतिहास में एमए करके आई है। तो बताती है कि किस तरीके से असुरों के साथ अत्याचार हो रहा है और कैसे हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन वो भी लड़की है और लालचंद से इतनी ज़्यादा खुली हुई नहीं है कि वो आंदोलन में आगे आए। उन्हीं दिनों में मास्टर जी और ललिता की आपस में मुलाकात होती है, और ये कहानी भी मैं आपको पिछले क्लास में सारी बता चुकी हूँ कि ललिता किस तरीके से जो मास्टर जी हैं वो ललिता पर मोहित हो जाते हैं। और ललिता चूँकि लड़की है और वो अंदर तो उसकी सिक्स्थ सेंस है, वो बहुत ही जागरूक है, वो अपनी सिक्स्थ सेंस से समझ जाती है कि मास्टर जी को लड़कियों के बारे में मास्टर जी की क्या सोच है, क्या धारणा है, किस तरीके से वो भी लड़कियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो वो फिर ललिता और उनकी आपस में बातचीत होती है। ललिता कह भी देती है उनको कि मास्टर जी आपके शरीर से लड़कियों की गंध आती है। खैर से ये सारी बातें मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो ललिता है, ललिता की और मास्टर जी के आपस में सैया बन जाता है। ये जनजातियों की अपनी एक प्रथा है। सैया मतलब दोस्ती हो जाना। सैया उन जनजातियों की एक परंपरा है दोस्ती की। और ललिता यहाँ पे बड़े क्रांतिकारी विचार मतलब मास्टर जी के सामने लेकर आती है लिव इन रिलेशन की। वो कहते हैं आपके शरीर से गंध आती है लड़कियों की, तो कहते हैं लिव इन रिलेशन शर्माइए मत, क्या आपका कोई लिव इन रिलेशन का
मामला तो नहीं है। और आप शर्मा हुआ तो आपके शहरों में जिसको फैशन कहा जाता है ना, वो हमारे जनजातियों में तो बहुत पहले से चलता है। लेकिन हमारे यहाँ वो लड़का फिर उस लड़की से शादी करता है जब मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं, जब समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं, तो वो रह तो लेता है शादी के पहले उसके साथ, लेकिन अंत में वो उससे शादी करता है। तो जो ललिता कहती है कि चलो हम सैया बांध लेते हैं, तो लालचंद बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा थी कि लड़की की लड़की से सैया होती है या लड़का की लड़का से सैया होती है, तुम तो एक नई परंपरा शुरू कर रही हो कि तुम लड़की और वो लड़का। लेकिन ठीक है, घर के लोग थोड़ा सा विरोध भी करते हैं क्योंकि भाई बहुत खर्चा वर्चा होगा, लेकिन ठीक है, लालचंद बहुत खुश हैं, दोनों का सैया हो जाता है। और सैया होकर एक काफ़ी बड़ा उत्सव होता है, फंक्शन करते हैं, सब लोग नाचते हैं गाते हैं और इन दोनों का आपस में सैया जुड़ जाता है। और इस तरीके से ललिता और जो मास्टर जी हैं वो आपस में मिलजुल कर अब विचार विमर्श करने लगते हैं इस संघर्ष को लेके। क्यों? क्योंकि रुमझुम थोड़े से डाउन हो गए हैं, बालचंद काम नहीं कर रहे हैं। तो जो ललिता है वो रुमझुम दा को भी बहुत समझाती है और समझा के वो रुमझुम दा को तैयार कर लेती है कि आपको इस संघर्ष में अगुवा बनना है और इस संघर्ष को अंत तक लेके जाना है और आगे बढ़ाना है। तो रुमझुम को भी ये बात समझ में आती है। तो उस दिन रुमझुम और ललिता दोनों मास्टर जी के पास आते हैं बातचीत करने के लिए कि आगे की मतलब आगे का स्टेप क्या होना चाहिए, आगे का प्लान क्या होना चाहिए, किस। लेकिन समस्याओं का अंत नहीं होता है। उसके दूसरे दिन ही क्या होता है कि सखुआ पार्ट में बाजार की हवा बहुत ही बदली बदली लगती है। बदली बदली इसलिए लगती है कि सब लोगों के चेहरे की जो हंसी है वो गायब हो गई है, सब बेचैन से हो रहे हैं, झुंड बना के आपस में घुसपुस कर रहे हैं। बात ये है कि एक नोटिस आ गया है वन विभाग की तरफ से, और वो ये आया है कि वो यहाँ पर एक भेड़िया अभयारण्य बनाने वाले हैं और उसमें 37 जो गांव हैं उनको नोटिस दे दिया गया है कि उनको वो जगह खाली करनी पड़ेगी। ये फिर राष्ट्रीय राज्यों की एक चाल बताइए कि किस तरीके से जनजाति यदि राजी राजी जगह ना छोड़े, उनके बहलावे फुसलावे में ना आए और संघर्ष करने लग जाए, तो कैसे कानून का सहारा लेके उनको अपनी ज़मीन से बेदखल किया जाए, कैसे उनके ऊपर पर्यावरण को प्रदूषित करने का, उनको जंगली जानवरों का शिकार करने का आरोपी लगाकर उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। और ये एक योजना आती है कि भाई भेड़ियों की संख्या यहाँ पर, मतलब एक रिपोर्ट बनती है झूठी सच्ची कि भेड़ियों की संख्या घट गई है। मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि असुरों की संख्या कितनी घट गई है, मात्र 7-8 हज़ार रह गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कोई योजना नहीं है, लेकिन भेड़ियों के लिए एक योजना बनी है कि भेड़ियों की संख्या घट गई है, इसलिए यहाँ पर एक अभयारण्य बनाया जाएगा और उस अभयारण्य में ये 37 गाँवों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी सारे के सारे जो। और उसमें जो 37 गाँवों में 22 गाँव हैं वो असुरों के गाँव हैं। तो ये लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं कि अब हम छोड़कर कहाँ जाएंगे, अब हमारे पास कौन सी जगह बची है, अब हम कहाँ जाएंगे। तो ये सब लोग मिलकर बड़े हताश हैं, बहुत निराश हैं कि करें क्या। तब जो ललिता है वो रुमझुम को समझाती है और रुमझुम और ललिता ये सब लोग मिलकर और एक प्लान करते हैं कि किस। सरकार इन मामले में तो इतनी जल्दबाजी दिखाती है कि फटाक से ना उसका ठेका भी दे दिया जाता है। एक कंपनी है वेदांग कंपनी, है तो विदेशी कंपनी, नाम ऐसा रख लिया है कि जैसा कोई भारतीय कंपनी है। डॉक्टर राम कुमार ये पोल खोलते हैं कि विदेशी कंपनी है और यहाँ पर अपना ठाट बाट स्थापित करने आई हुई है। और उस कंपनी को यहाँ की था लेने के लिए, अंदरूनी बात जानने के लिए, उस 37 गांवों की जो ज़मीन है जहाँ पे भेड़िया अभयारण्य बनने वाला है उसकी तारबंदी का काम दे दिया था। मतलब इतना छोटा सा काम, जबकि ये कंपनी बहुत बड़ी है। तो सब समझ जाते हैं कि ये तो केवल दिखावे के लिए काम है। एक्चुअल में जो वेदांग कंपनी है वो यहाँ पर एक बड़ा कारखाना खोलना चाह रही है बॉक्साइट और एल्युमिनियम के लिए। तो इसलिए ये बहुराष्ट्रीय कंपनी यहाँ पर अपना जाल बिछा रही है और ये जो 37 गाँवों को बेदखल करके ये ज़मीन है वो उनके लिए ही तैयार की जा रही है। ये जो कंपनी है वो बहुत ही चालू पुर्जा कंपनी है। तो डॉक्टर राम कुमार और सबके साथ मिलकर ये चीज़ बात होती है कि किस तरीके से हम इस ज़मीन को बचाएं। अब सब जब ये ज़मीन के और भेड़िया अभयारण्य की बात चल रही होती है तो बाबा शिवदास भी अपने हाथ सेकना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मुझे भी कुछ हिस्सा मिल जाए। लेकिन जो वहाँ का जो MP है, जो वहाँ वो जो वन मंत्री है केंद्र सरकार में, वो बाबा को घास नहीं डालता। तो बाबा अपना रंग बदलते हैं और रंग बदल के करते हैं कि वो इन असुरों के पक्ष में आ जाते हैं और असुरों को मतलब प्रेरित करते हैं कि हाँ नहीं तुम आंदोलन करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब कहते हैं भैया बाबा इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, इसको क्या हो रहा है। लेकिन ठीक है, इस समय चूँकि जो बाबा उनका साथ दे रहा है तो वो भी थोड़े से खुश हैं कि ठीक है अब उन सब लोगों ने मिलकर। और लेकिन डॉक्टर राम कुमार ने यहाँ पे एक बात कही है, देखो ये लड़ाई तुम लड़ोगे ना, अकेले नहीं लड़ सकते। आसपास के जो भी गाँव हैं सारे गाँव के लोग इकट्ठे हो जाए, क्योंकि एकता में बड़ी शक्ति है। सब एक होकर इस आंदोलन को करो। सब जने राजी हो जाते हैं और वो अपने आंदोलन में एक नारा देते हैं कि जान दे देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे। इस तरीके से वो लोग सब मिलकर इस आंदोलन को शुरू करते हैं और शुरू करके वही होता है कि जो रुमझुम है वो एक
लंबा चौड़ा एक पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री को, जिसमें वो पूरी की पूरी यहाँ की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को लिखते हैं। वो कहते हैं बड़ी हिम्मत बांधकर मैं आपको ये खत लिख रहा हूँ, मैंने आपकी ईमानदारी के और सादगी के चर्चे सुने हैं, तो और मैं आपके भाषणों को बड़े गौर से सुनता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये विनय कर रहा हूँ कि किसी तरीके से भी इस असु समाज को आप बचाइए। हमारे पूर्वजों ने जंगलों की रक्षा की है, लेकिन उन्हें राक्षस कहा गया, और किस तरीके से इस उनकी नस्ल को समाप्त करने की एक सोची समझी चाल यहाँ चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय राज्य और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां और ये यहाँ के जो स्थानीय लोकल जो नेता हैं वो सब इसमें शामिल हैं। इस तरीके से मतलब वो इतनी दर्दनाक लेटर लिखता है कि मास्टर जी उसको शोक पत्र कहते हैं, कि मतलब उसको पढ़कर इतना उनको दुख होता है बार बार कि कितनी पीड़ा उसने रुमझुम ने अपने यहाँ पर। ठन की जो बात है वो सारे राष्ट्रीय राज्यों के पास, सरकारों के पास और नेताओं के पास और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास पहुँचती तो रहती है। तब उनको लगता है कि किस तरीके से इनकी एकता को तोड़ा जाए। तो यहाँ किस तरीके से आप देखो सरकार पुलिस को अपने हित में काम लेती है, कैसे उसका दुरुपयोग हो रहा है, मतलब प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किस तरीके से इन मासूम आदिवासियों को मारने के लिए किया जाता है। तो उसमें क्या है कि ये इसको कहते हैं पुलिस का आतंकवाद। तो जो कुछ जो पुलिस के व्यक्ति हैं वो ज़बरदस्ती आकर इनके साथ मारपीट करते हैं। एक दिन सोमा के घर में घुस के उसके पिताजी को उसको बहुत मारपीट की जाती है। उनको उकसा रहे हैं कि कैसे भी ये कुछ लड़ाई वड़ाई करें और फिर हम कुछ जैसे जलियांवाला का हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर जैसा, ऐसा कोई कांड हम कर बैठे। लेकिन ये काफ़ी शांति से इनका सामना कर रहे हैं, कुछ भी मतलब थोड़ी धैर्य रखे हुए हैं ये सब लोग। लेकिन दूसरे दिन फिर वो जो एक पुलिस वाला होता है वो इन सब के साथ बहुत बदतमीजी करता है और ऊक चूक बोलता है, गालियाँ बकता है, और इनकी लड़कियों के लिए बहुत उल्टा सीधा जब बोलता है तो फिर इन पर रहा नहीं जाता और इनके आपस में पुलिस से लड़ाई हो जाती है। और जैसे पुलिस से लड़ाई होती है पुलिस वालों को मौका मिल जाता है और वहाँ पुलिस वाले गोलियाँ चला देते हैं। और पुलिस वाले जब गोलियाँ चलाते हैं तो जो हत्याकांड होता है याद आ जाती है जलियांवाला हत्याकांड जैसी। पातरपांड हत्याकांड के नाम से इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये नृशंस हत्याकांड हुआ, जिसमें 6 आदमी मारे गए। उसमें रुमझुम और बालचंद दोनों मारे जाते हैं। और दूसरे दिन अखबारों में इस नृशंस हत्याकांड की कहीं कोई पता भी नहीं होता, मतलब बेकार की फ़ोटो तो बहुत होती है और अंदर के दूसरे तीसरे पेज पे एक छोटी सी खबर होती है। वो ये होती है कि पातरपाड़ में 6 नक्सलियों को, कुख्यात नक्सलियों को मार दिया गया। उसमें उनका कुख्यात नेता बालचंद भी शामिल था। इस तरीके से जो मीडिया वालों की घुसपैठ है, जो मीडिया वालों की सरकार से और नेताओं से जो गठजोड़ है पूंजीवादियों से, उसकी भी पोल यहाँ पर खुलते हुए सरकार हमारे सामने। और इस खूनी पातरपाट जो हत्याकांड होता है, इससे बाकी जो लोग होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ तोड़ फोड़ काफ़ी करते हैं और उनका मतलब काफ़ी गिरफ्तारी होती है, कुछ लोग छोड़ के भाग जाते हैं। इस तरीके से जो इनका आंदोलन होता है, इनकी जो एकता होती है वो बिल्कुल बिखर जाती है। वहाँ के जो मजदूर होते हैं वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। ललिता भी अपनी मौसी के घर जाके रह रही है, वहीं पर उसको रखा गया है, लेकिन खानों में अभी काम शुरू नहीं हुआ है। अब जब खानों में काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ के लोग तो चले गए, तो जो ग्लोबल कहाँ के देवता उनमें खलबली मच जाती है, क्योंकि भाई उनको तो यहाँ लड़ाई वड़ाई से काम नहीं है। उनका तो मकसद है सिर्फ यहाँ पर बॉक्साइट का दोहन करना, कैसे भी बॉक्साइट मिले उनको, तो उनमें खलबली मच जाती है। उनको ये लगता है कि किसी तरीके से ये जो खदान है उनका काम शुरू होना चाहिए। तो जब ये शुरू होना चाहिए तो सरकार के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ता है। सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो सरकार को समझ में आ जाता है कि भैया शिवदास बाबा से थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी। शिवदास बाबा के साथ बम्बई के एक 5 सितारा होटल है, उसमें मीटिंग होती है जिसमें शिवदास बाबा को इतना पैसा मिलता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से जो शिवदास बाबा होते हैं वो तो पहले ही बिकाऊ ही आदमी है, वो तो कर ही इसलिए नाटक रहा था कि उसको पैसा चाहिए था। और इस तरीके से इस आंदोलन को वो भी कमज़ोर करने की जो बात है वो करते हैं। और इधर रुमझुम मारा जाता है, बालचंद मारा जाता है। मास्टर जी इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं और वो इतने दुखी हो जाते हैं और उनके मन में संकल्प आता है, एक इरादा करते हैं। वो ये करते हैं कि मैं रुमझुम की मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। रुमझुम का पत्र उनके पास पड़ा हुआ, वो कहते हैं मेरे कमरे का तनाव बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि उनको भी नोटिस मिला हुआ सरकार की तरफ से। लेकिन उन्होंने संकल्प कर लिया कि इस संघर्ष को मैं आगे बढ़ाकर रहूँगा। और उनको अब याद आ रहे हैं हमारे भारत के जो विभिन्न आंदोलनकारी हैं, वो याद आ रहे हैं उनको याद आ रही है सत्यभामा। जो सत्यभामा ने अनशन किया और वो भूख से मर गई, लेकिन सरकार ने बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। उनको याद आ रहे है इरोम शर्मिला, जिसने मणिपुर में जो एक कानून था
प्रतिक्रियावादी कानून, उसके विरुद्ध सशस्त्र बल को लेके कानून था, उसके विरुद्ध उन्होंने जो अनशन किया, वो उनको शर्मिला याद आ रही है। उनको याद आ रही है केरल के सीके जो जानू हैं वो याद आ रही है, उनको सुरेखा दल भी याद आ रही है कोंकण की, उनको दुवसिया देवी याद आ रही है रीवा की, उनको छिंदवाड़ा की दया बाई याद आ रही है। और वो एक संकल्प ले लेते हैं कि इस संघर्ष को हम अब रुकने नहीं देंगे। वो जो गंदूर है उसके साथ ललिता के पास जाते हैं, ललिता की मौसी के घर पर, और क्यों इस लड़ाई को अब आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब रुमझुम नहीं है, बालचंद नहीं है, तो संघर्ष कैसे आगे बढ़ेगा। और ललिता की अभी लालचंद से इतनी ज़्यादा खुली हुई नहीं है कि वो ललिता इस नेतृत्व में और इस लड़ाई में आगे आए, लेकिन बुधनी और ललिता वो दोनों बहुत जागरूक हैं और वो आंदोलन में भाग भी ले चुकी हैं पहले। इसी बीच में क्या होता है कि जो पुलिस वाले उनके कुचक्र तो चल ही रहे हैं, तो पुलिस वाले लालचंद और डॉक्टर रामकुमार दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं एक धावे में, और उन दोनों को गिरफ्तार करके उनको जंगल में ले जाते हैं और उनके एनकाउंटर की खबर उड़ा दी जाती है। और होता ये भी कि गोली की आवाज़ आती भी है और डॉक्टर रामकुमार तो मारे भी जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने उपन्यास में डॉक्टर रामकुमार को देखा भी नहीं है ना। लेकिन लालचंद को वो जीपों में घुमाते रहते हैं, बहुत मानसिक और शारीरिक यंत्रणा देते रहते हैं, उनको झूठी सच्ची खबरें बताई जाती हैं उनके घर के बारे में, आंदोलन के बारे में। उनको बहुत मतलब इतना तंग कर लिया था कि वो बिल्कुल टूट जाते हैं, मन से एकदम वो टूट जाते हैं। और इसी बीच में जो मैनेजर पांडे है किशन कन्हैया, वो एक षड्यंत्र रचता, वही पहले वाला जैसे उसने जेम्स और कनारी के नवयुवक संघ के साथ किया था। वो क्या करता है कि लालचंद के बारे में एक झूठी अफवाह उड़ा देता है कि लालचंद ने हमसे समझौता कर लिया है, हमसे पैसा लेके, और उसने इस संघर्ष की समाप्ति की घोषणा कर दी है, और लालचंद के घर पे नया ट्रैक्टर वगैरह खड़ा करवा देता है। अब सारी जब गांव के लोग देखते हैं तो पहले तो उनको विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि लालचंद के यहाँ नया ट्रैक्टर खड़ा है और लालचंद को उधर फिर वो छोड़ देते हैं पुलिस वाले, लालचंद को थोड़ी शांति आती है और वो अब वापस आते हैं तो देखते हैं कि गाँव के लोगों का तो रंग ढंग बदला हुआ है, परिवार के लोगों का रंग ढंग बदला हुआ है, सब उनसे नफरत कर रहे हैं। और जब उनको मालूम पड़ता है कि मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया है कि मेरे विरुद्ध ये अफवाह फैला दी गई है कि मैं पैसा लेके और बदल गया हूँ और मैंने आंदोलनकारियों के आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी है, मैं सरकार के साथ मिल गया हूँ, तो वो बहुत अपनी सफाई देते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात को नहीं सुनता। इस तरीके से ये जो विदेशी कंपनियाँ हैं अपने राष्ट्रीय राज्यों से मिलकर और स्थानीय नेताओं से और गुंडों से मिलकर मतलब क्या चक्र चलाती हैं, या तो राजी राजी हमारी बात मान जाओ, बहला फुसला के अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, धमका के करते हैं, मार के करते हैं, नहीं तो कोई ना कोई षड्यंत्र रचकर करते हैं। इस तरीके से वो लालचंद को भी इस आंदोलन से अलग करते हैं। अब देखो रुमझुम खत्म हो गया, बालचंद खत्म हो गया और लालचंद को उन्होंने बिल्कुल इस संघर्ष से अलग कर दिया। ललिता उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लालचंद से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मास्टर जी को सारी बात मालूम पड़ गई है, वो लालचंद जी से बात कर चुके हैं, लालचंद ने सारी बात बता दी है। मास्टर जी सोचते हैं कि मैं ललिता को समझाऊँ, लेकिन ललिता नहीं समझने को तैयार है। वो सोचते हैं चलो कभी और बताएंगे, अभी फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि आगे की जो योजना है वो योजना बनाते हैं। अब हो क्या रहा है इस समय कि जो खान के जो मजदूर हैं वो लौट नहीं रहे हैं। अब जब वो नहीं लौट रहे हैं तो खानों में काम शुरू नहीं हो रहा है। अब जब खान में काम शुरू नहीं हो रहा है तो जो ग्लोबल गांव के देवता हैं उनमें खलबली मची हुई है, क्योंकि उनका लाभ बंद हो गया। तो वो किसी न किसी तरीके से खान मजदूरों को अपने गांव में वापस बुलाना चाहते हैं। उनको तो मजदूर चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए, उनको मजदूर चाहिए जिससे उनका काम चलता रहे, रुके नहीं, काम नहीं रुके। तो वो सरकार से मिलकर एक योजना बनती है साहब, क्या बनती है, बरसाती आलू की योजना बनती है और बड़ा लोभ दिया जाता है और ट्रकों के ट्रक आलू आते हैं कि ये आलू के बीज हैं, इनको बो, तुम इनको बो और इनकी वो फ्री में मिलेंगे तुमको, ये बीज कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा तुमको, इनको बो और उनसे ये तुम्हारा जो बीज आलू जो उपजेगा ना उसको भी सरकार खरीद लेगी और सरकार खरीद के तुम्हारे बैंक खाते में तुम्हारे पैसे जमा करा देगी। इस तरीके से वो सारे के सारे जो मजदूर हैं उनको लोभ दिया जाता है और वो सारे जो मजदूर होते हैं वो वापस आ जाते हैं। अब ये योजना तो खटाई में पड़ जाती है और वो मजदूर दोबारा से जो ग्लोबल गाँव के देवताओं की जो खदानें होती हैं उनमें फिर से काम शुरू हो जाता है। उनमें जब काम शुरू हो जाता है तो ललिता और जो इनकी जो योजना है वो यही है, ललिता ये निर्णय लेती है कि 37 गांवों की जो ये बेदखली कर रहे हैं और जहाँ पे भेड़िया अभयारण्य जो लेके आ रहे हैं, ये हम अपनी ज़मीन ऐसे तो देंगे नहीं, हम इसका कोई मुआवजा लेंगे, मतलब हमें कहीं पुनर्वास किया जाए हमारा, हमें कहाँ हम बसेंगे जाके, हमें कोई ज़मीन दी जाए या उसका मुआवजा दिया जाए। तो इस तरीके से सब जने मिलकर ये एक योजना बनाते हैं और योजना बना के बात ये करते हैं कि अब की बार हम कोई जुलूस या रैली नहीं निकालेंगे,
क्योंकि उस जुलूस का वो पहले परिणाम देख चुके हैं कि किस तरीके से गोलीकांड हो जाता है। वो कहते हैं 10-15 समझदार लोगों का एक डेलीगेशन जाएगा जो कि विदेशी कंपनियों से और सरकारी नुमाइंदों से बात करेगा और अपनी बात रखेगा, भी हमें मुआवजा चाहिए। और उन सब का अगवा जो नेता है वो ललिता होती है, और ललिता, एतवारी, गंदूर, लालचंद के जो बाबा हैं वो सब मिलकर और वो इस डेलीगेशन को लेके और उनके पास जा रहे होते हैं। खबर पहुंच ही जाती है ग्लोबल गांव के देवताओं के पास। वो नीचे ज़मीन में माइंस बिछा देते हैं, और जैसे ये 15 लोग जा रहे होते हैं वो माइंस फट जाती हैं और इनके पर कच्चे उड़ जाते हैं। कथावाचक कहता है हमारे मास्टर कि मैं नहीं जा पाया था, क्योंकि जैसे ये खबर मुझे मिली कि वहाँ जाना है, ललिता ने आवाज़ दी थी उनको कि फूल चलें। वो मतलब मास्टर जी को फूल कहने लगी थी, जब से सैया होने लगा था तो एक दूसरे को फूल कहते हैं। तो वो बड़े खुश थे मास्टर जी उस दिन के। बहुत दिनों बाद उन्होंने ललिता की आवाज़ में थी खुशी सुनी थी और अपने लिए संबोधन फूल सुना था। तो वो फटाफट कमरे में गए अपने कपड़े पहनने के लिए। इतने में एतवारी ने बाहर से कुंडी लगा दी। मास्टर जी बाहर निकल नहीं पाए। जैसे तैसे करके मास्टर जी जब बाहर निकल के आए तब तक वो माइंस फट चुकी थी और उनके फर कच्चे उड़ चुके थे। और कथावाचक कहता है कि जो कहते मैं हड़बड़ाकर साइकिल से गिर गया, चारों तरफ धमाके गूंज रहे थे, पता चला कि लैंड माइंस बिछाई गई थी। बातचीत के लिए जाते हुए जो ललिता थी, वदनी थी, गंदूर, एतवारी, लालचंदा के जो बाबा हैं सबके पर कच्चे उड़ गए थे और सबकी लाशें, उनकी देह इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वो कह रहे थे ठीक पाथर पाट गोलीकांड के बाद ये घटना फिर से घटी। ठीक मेरे पैरों के पास से धधकता लोहा बह रहा था, अर्थात उनका खून बह रहा था। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई चुंबक है जो मुझे खींच रही थी। अर्थात मास्टर जी अभी भी इस बात के लिए संकल्पबद्ध थे कि मैं इस गांव को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं संघर्ष को और आगे बढ़ाऊंगा। मास्टर जी कहते हैं कि ग्लोबल गांव के जो सारे देवता थे वो बड़े खुश थे कि वैदिक युग से जो लड़ाई शुरू हुई थी, हजार इंद्रों ने जो काम नहीं कर पाए थे वो काम इन ग्लोबल गांव के देवताओं ने कर डाला था। और ये जो बिरजिया हैं, वीर हैं, और जो अगरिया, कोरवा आदिम जाति हैं, इनको जो ये चांद छूने के लिए बेताब हो रही थी, जो ये संघर्ष कर रही थी, जो ये मतलब राजधानी से वाया होती हुई जो वाशिंगटन डीसी तक जा रही थी, यानी कि विदेशी कंपनियों को चुनौती दे रही थी, उन सबको के धज्जियाँ इन्होंने उड़ा दी थी। इधर उधर गर्म लोहा बह रहा था, पिघला हुआ लोहा बह रहा था। और वो कहते हैं कि राजधानी के यूनिवर्सिटी में, मतलब यहाँ पर हमको लेखक ने ये संकेत दिया है कि जो आदिवासी लोग हैं वो अपनी नियति को समझते हैं कि हम अंत में हारेंगे, मृत्यु का वरण करेंगे, लेकिन हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। संघर्ष अभी भी चालू है। अब लेखक ने अंत में ये संकेत हमको दिया है कि हॉस्टल में सुनील, रुमझुम का जो छोटा भाई है जो गणित में एमए कर रहा है, वो हॉस्टल छोड़ के गांव के लिए चल पड़ा है, क्योंकि लड़ाई की बागडोर अब उसके पास, उसके हाथ में ही होगी। और मास्टर जी पूरे संकल्पबद्ध हैं सुनील को हेल्प करने के लिए।